चलो गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है, इसके अंदर हम पूरा रोड मैप जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को म्यूट पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप म्यूट पे रहोगे तो कोई डिस्टरबेंस बीच में नहीं होगी, क्योंकि हर सेशन की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जब आप मेन क्लास में जाते हो तो वो ओपन सेशन होता है। आप जो भी बोलते हो वो मुझे सुनाई देता है, मैं जो बोलता हूँ आपको सुनाई देता है। एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन आज के सेशन में आप म्यूट पे रहोगे क्योंकि एक डेमो सेशन है। और इस सेशन, ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पोस्ट सेशन यानी कि सेशन के बाद आपके पास आ जाएगी। बात करें, जो हमें रोड मैप की बात कर रहा था, तो आज के सेशन के अंदर हम एंड टू एंड एक्टिविटीज करेंगे कि स्किल्स को सीख के हम किस तरीके से कि मैं एमएनसी में जाके जो है प्लेसमेंट ले सकते हैं, या कौन से ऐसे स्किल्स है जो मार्केट में काफी ज्यादा डिमांडिंग है। क्या एफ आई एफ आर एस क्या होता है, यूएस गैप क्या होता है, क्यों हमें एसएपी सीखने की रिक्वायरमेंट है। जब हम एक्सेल में जब डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल से, तो एक्सेल किस तरीके से वर्क करेगा, एमआईएस रिपोर्टिंग क्या होगी, कौन कौन से फंक्शंस पे हम एक्सेल पे काम करेंगे, ये पावर बीआई क्या होता है, क्या हमें पावर बीआई सीखने की रिक्वायरमेंट है। आईएफआरएस हो गया, यूएस गैप हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो आज की डेट में काफी डिमांडिंग है। आगे चल के जब मैं सेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हायरिंग किस तरीके से निकलती है, तो वहां पे अगर आप देखोगे 200 अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर मार्केट के अंदर है, लेकिन मार्केट में जो है वो 100 कैंडिडेट्स भी अवेलेबल नहीं है। ये एफपीएनए का प्रोफाइल उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है, और बाकी ऐसे प्रोफाइल भी है जो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए भी है। उनके लिए जी अभी है जिनको 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सीटीसी अभी कम है, अपने करियर को वो बूस्ट करना चाहते हो, तो ये वो सारे स्किल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके करियर को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। जो हम सीखेंगे उसके अंदर सारा कुछ आगे चल के आपकी लाइव ट्रेनिंग होगी, यानी कि सारा इसके अंदर जो है सारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। शुरू की 2 क्लासेस आपकी थ्योरेटिकल होती है, जिसमें बेस बनाना होता है। हम जो डिस्कस करेंगे सारे रियल बिजनेस सिनेरियोज जो है वो डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे, आईएफआरएस और यूएस गैप, और प्लेसमेंट असिस्टेंस में हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम आपके साथ जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। स्क्यूनिक की बात करूँ तो 6,000 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ से प्लेस्ड है, 1,500 प्लस वेरीफाइड गूगल रिव्यूज है। लाइव ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग होती है, प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। यूट्यूब में सिल्वर बटन जो है वो हमारे पास है, 85K प्लस फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे है। और सारे आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, मॉक इंटरव्यूज आपके लिए जाएंगे, और उसके बाद आपको रिज्यूमे भी यही टीम हमारी जो है वो सारा कुछ प्रिपेयर करेगी। एजेंडा की बात करूँ, ये सारी चीजें तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अगर मैं एजेंडा की बात करूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनर, क्योंकि मैं ही आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी आप लोगों को दूंगा। ये जो आप कोर्स सीखने वाले हो, इसके बेनिफिट क्या है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या सीए हो या सीएस हो या सीएम हो या फिर एसीसी हो, ये वाला जो कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें कंसोलिडेटेड प्लस ग्लोबल फाइनेंस आता है, किस तरीके से बेनिफिशियल है। कोर्स की डिटेल्स क्या होंगी, क्या क्या चीजें हम एंड टू एंड कवर करेंगे, कब कब आपकी क्लासेस होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट किस तरीके से यहाँ से बच्चों की होती है वो हम डिस्कस करेंगे, कितना पैकेज जाता है। और उसके बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो सर्टिफिकेट हमारे एंड से जो होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी, और साथ में जो जो आपके डाउट होंगे वो आप मुझे मैसेज करते रहे ना, साथ साथ में आपके डाउट जो है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो भी रिजॉल्व करता रहूंगा। एक बार मुझे कंफर्म करना प्लीज, मैं आप लोगों को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, कि मुझे कंफर्म करो स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर Yes, रखा है। visible. Yes, sir. यस Visible. सर, Yes, यस sir. सर। Yes. सर विजिबल है। यस सर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग द सेम। कंटिन्यू करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। बात करूं अगर मैं अपने, आई एम संदीप अरोड़ा। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ का फाउंडर और ट्रेनर हूँ क्यूनिक के अंदर, और मेरी जो सर्टिफिकेशन है वो एसएपी एफआई और एमएमए, साथ में सर्टिफिकेशन है मेरी जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स और पावर बीआई के अंदर है। अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो ओवरऑल जो मुझे एक्सपीरियंस है वो 10 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है एसएपी में और फिनांस ट्रेनिंग में। यानी कि मैंने एज ए एसएपी कंसल्टेंट भी वर्क किया है, एंड यूजर भी वर्क किया है, और पावर यूजर भी वर्क किया है। और यहाँ से 10,000 प्लस जो कैंडिडेट्स है वो ट्रेंड है, और यहाँ से प्लेस्ड जो है वो 50 प्लस एमएनसी के अंदर जो है वो कैंडिडेट प्लेस्ड है, बेशक वो जेनपेक्ट हो, ईवाई हो, एक्सेंचर हो, एक्सेल हो, टीसीएस हो, पीडब्ल्यूसी हो। और यहाँ से जो कैंडिडेट प्लेस्ड है वो मिनिमम पैकेज जो है वो 2 LPA से लेकर 18.5 LPA तक जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से है। इसके अलावा जैसे मैंने YouTube का आपको बताया, YouTube पे हमारे पास सिल्वर बटन है, हमारे पास 1.30 जो है लाइक सब्सक्राइबर्स जो है वो हमारे YouTube पे है। और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो SAP S/4HANA के अंदर IFRS और US गैप, आज की डेट में इनकी काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि 140 प्लस कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आता है वो फॉरेन में ही आता है, और आपसे ग्लोबल अकाउंटिंग आज की डेट में हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। वो हम इसमें सीखेंगे।
तो सिंपल, मेरा जो गोल है वो आपको एक तरीके से आपके अंदर पूरे स्किल को डेवलप करने का है, ताकि मार्केट में जहां भी अपॉर्चुनिटीज हो वो आपको जो है आप उसे ग्रैब कर सको। सो जो भी जॉब रेडी स्किल्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको जो है उसको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि जहाँ भी आपके पास जॉब्स आ रही हो, स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए आ रहे हो, आप जाके इंटरव्यू जो है वो आप दे सको और इंटरव्यू को क्रैक कर सको। वो एंड टू एंड सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सो दीज आर माई सर्टिफिकेशन। जो एसएपी की सर्टिफिकेशन आप देख रहे हो, ये जो एक्सेल की सर्टिफिकेशन देख रहे हो, और ये जो आप पावर बीआई की सर्टिफिकेशन देख रहे हो, दीज आर ग्लोबल सर्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो आप कोर्स हम सीखने वाले हैं, यानी कि जो जो आप कोर्स करने वाले हो, ठीक है, इसकी बेनिफिट क्या है उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है और उनके लिए जो वर्किंग है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो जॉब रेडी स्किल्स, यानी कि ये जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है, जिसके अंदर एसएपी S/4HANA है, एक्सेल है, पावर बीआई है, आईएफआरएस है, यूएस गैप है, ये सारे जॉब रेडी स्किल्स हैं। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है। और हम जो सारा कुछ कवर करेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे। शुरू की 2 क्लासेस जो होती है सिर्फ वो थियोरटिकल होती है, क्योंकि आपका बेस हमें बनाना होता है, क्योंकि उन चीजों को आगे चल के आपने एसएपी पे परफॉर्म करना होता है। सो जो आप करोगे, जॉब रेडी स्किल्स है, ये बिल्कुल थ्योरी नहीं है, सारा कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है। और इस वाले कोर्स को, इस वाले प्रोग्राम को सीख के आपका जो करियर है वो डाइवर्सिफाई होगा। इन टर्म्स ऑफ आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अकाउंट्स पेबल में जा सकते हो, रिसीवेबल में जा सकते हो, जनरल अकाउंटिंग में जा सकते हो, एफपीएनए में जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, टीम लीडर, एमआईएस एसोसिएट और एएम लेवल या मैनेजरियल लेवल पे। इन कोर्स वाले कोर्स इस तरीके से ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। ये आपके करियर को बूस्ट करेगा और आपके पैकेज को भी एनहेंस करेगा। रिसेंट एग्जांपल दूं, एक बच्चा जो वर्किंग प्रोफेशनल था R2R के अंदर, उसने यहाँ पे ज्वाइन किया था। उसका जो पैकेज था वो 6 LPA का था, और अभी वो रिसेंटली प्लेस्ड हुआ है एफपीएनए के प्रोफाइल के अंदर। उसे जो बूस्ट मिला है वो 11 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का मिला है। सो कुछ ऐसे प्रोफाइल्स भी होते हैं जहाँ पे हाइक बहुत अच्छा मिल जाता है। जनरली हाइक जो होता है वो 30 to 40% होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। जो भी आप सारे ये टूल्स देख रहे हो, दीज आर ग्लोबल टूल्स जो फिनांस के अंदर यूज होते हैं। लाइक एसएपी पे जो हम वर्क करने वाले हैं वो एसएपी S/4HANA है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसएपी। एक्सेल पे जो हम करेंगे, एक्सेल 365 के ऊपर वर्क करेंगे। आपने वी लुकअप सुना होगा, वी लुकअप एरे सुना होगा, हम इसमें एक्स लुकअप भी वर्क करेंगे, इंडेक्स मैच भी देखेंगे, किस तरीके से पीडीएफ को हमें जो है कन्वर्ट करना होता है एक्सेल के अंदर, वो हम देखेंगे। सो एंड टू एंड हम पूरा बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्टिंग एक्सेल के अंदर कवर करेंगे। एक्सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप डेटा एसएपी पे वर्क कर रहे हो, तो ये सारा डेटा एक्सपोर्ट होके इस एक्सेल के ऊपर ही आता है। उसके बाद हम ब्लैक लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक लाइन थियोरेटिकल पार्ट होगा, क्योंकि ब्लैक लाइन आजकल सिंपल आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि ब्लैक लाइन होता क्या है। बड़ी कंपनीज लाइक वॉलमार्ट हो गया, या फिर वर्लपूल हो गया, सैमसंग हो गया, ये लोग जो है ब्लैक लाइन यूज करते हैं। और आपसे पूछते हैं कि एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये ब्लैक लाइन होता क्या है। साथ में स्पेशली एफपीएनए वाले बच्चों के लिए जो है वो पावर बीआई कवर होगा। ठीक है, एपी AR R2R, अभी जो मैं प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ, आगे चल के इसको डिटेल में बताऊंगा। वहां पे पावर बीआई का कोई रोल नहीं होता। जो पावर बीआई का रोल भी होता है वो एफपीएनए यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर होता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इंडिया के अंदर जो काम आता है सारा वो फॉरेन से आता है, और फॉरेन में जो यूज होता है वो ग्लोबल अकाउंटिंग होती है। लाइक इंडिया के अंदर जो यूज होती है अकाउंटिंग, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डिजाइन करता है, कंट्रोल करता है। सिमिलरली जो 140 प्लस कंट्रीज जो होती है, वो जो ग्लोबल अकाउंटिंग यूज करती है वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसे भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो कहते हैं। ये भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे इंटरव्यू के अंदर जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जितना भी पार्ट हम कवर करेंगे, जैसे बेसिक जो आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अब क्वेश्चन आता है वो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते कौन से हैं, अभी हम उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है, वो अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाते हैं, तो यूएस गैप बेस के अंदर कवर होगा। जैसे आईएफआरएस के जो स्टैंडर्ड होता है उसे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सिमिलरली जो यूएस गैप के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन कहते हैं। जब आप आगे जाओगे तो इसके बारे में पता चलेगा। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप सीए सीएसओ सीएमए हो या फिर एसीसी हो, और एक आप अच्छे पैकेज पे हो या एमबीए फाइनेंस में हो, सो ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफाइल। अगर मैं बात करूं आज की डेट में, तो इसके लिए कैंडिडेट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर अगर मैं पैकेज की बात करूं,
10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 28 लाख तक के पैकेजेस जो है वो इसमें है। यानी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे फ्रेशर ज्वाइन किया है, जो डेमो सेशन अभी ले रहा है, तो आगे चल के वो इस वाले प्रोफाइल में मूव ऑन हो सकता है आज से 3 साल बाद। यानी कि आज वो अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है 25,000, 30,000 या 20,000 से, तो आगे चल के उसे इसी प्रोफाइल में जाना है। लेकिन मेक श्योर उसके पास मास्टर्स डिग्री हो और उसकी कम्युनिकेशन जो है वो अप टू द मार्क जो है वो होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एंट्री इन मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी कि जितने भी आप स्किल्स देख रहे हो, इससे आपकी एंट्री हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनीज में। लाइक जेनपैक्ट हो गया, एक्सेंचर हो गया, ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, जो बिग फोर के अंदर आती है। वहाँ पे ग्लोबल रिक्वायरमेंट, जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो एक मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। सो बेनिफिशियल है फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। साथ में सी ए, सी एस, सी एम ए और ए सी सी ए, उन इन सब एस ए पी का आइडिया होना चाहिए। सो अगर आप में से कोई सी ए, सी एस, सी एम ए या ए सी सी है, तो उसे पता है आप थियोरटिकली तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एसएपी का इतना नॉलेज नहीं होता। तो आप जो भी आप यहाँ पे ग्लोबल अकाउंटिंग हम यूज करेंगे, सारी चीजों को हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है एसएपी पे, तो कुछ भी थियोरटिकली नहीं होने वाला। सो मैं आपको आगे चल के स्लाइड्स में दिखाऊंगा एसएपी पे भी सारी चीजें किस तरीके से होती है। और उसके बाद जब आपका ये कोर्स प्रोग्राम खत्म होगा, जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, तो आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं। यानी कि जो बैच बना हुआ होता है, जैसे आपका जो बैच है वो बैच 42 है, जिसके अंदर ऑलरेडी 60 स्टूडेंट्स ने जो है वो एनरोल कर रखा है पहले से ही। तो वहां पे जब आपका कोर्स खत्म होता है, तो साथ में आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं। जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो टीम लेती है। टीम ऑलरेडी जो जो लेते हैं वहाँ पे, वो ऑलरेडी जेनपेक्ट या फिर दूसरी कंपनीज में वर्किंग है, ताकि उन्हें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो डिजाइन किया है। और जब आप अपना मॉक इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो आपके सीवी प्रिपेयर करते हैं। यानी कि आप हमें एक सैंपल सीवी देते हो, उस सीवी को हम प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोफाइल को क्रिएट्स करते हैं, मार्केट में आपके सीवी को फ्लोट करते हैं, ताकि आपके पास जहां से भी अपॉर्चुनिटी आए, आप जो है उसका इंटरव्यू देके उस इंटरव्यू को क्रैक कर सको। और अभी तक का रिकॉर्ड अगर मैं स्पेशली लास्ट 5 बैचेस की बात करूं, तो जब हम कोर्स को कंप्लीट करने वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3 मंथ्स का कोर्स है, उसमें से पहले ही, क्योंकि आपको हम पहले से ही प्री रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, सो 2 से 3 बच्चे जो है कैंडिडेट्स जो है वो पहले ही प्लेस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है रिकॉर्डेड सेशन से ही सारी प्रिपरेशन जो है वो कर लेते हैं। ये लास्ट 5 बैचेस का रिकॉर्ड होता है कि वो पहले ही, यानी कि बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, वो कहीं ना कहीं जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट आता है कि ये प्रोफाइल होते क्या है, हम सीखने क्या वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। और किस तरीके से हमारी जो है वो प्लेसमेंट होगी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से प्लेसमेंट होगी। सो अगर मैं फिनांस की बात करूं, यानी कि अगर आप बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए या फिर एसीसी हैं, सो जो पूरा फिनांस का जो प्रोफाइल होता है, ये 4 पिलर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल में अलग अलग हायरिंग होती है। सबसे पहले, अगर मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंपनी क्या करती है? कंपनी परचेज करती है। जब वो परचेज कर रही होती है, यानी कि या तो वो गुड्स परचेज करती है या फिर वो सर्विसेज परचेज करती है। फॉर एग्जांपल, मैं स्क्यूनिक में वर्क करता हूँ। स्क्यूनिक में मैं क्या परचेज करता हूँ? एसएपी का लाइसेंस हो गया, एक्सेल का लाइसेंस हो गया, जूम की सर्विस हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सब क्या होता है? मैं परचेज करता हूँ। जब परचेज करता हूँ, तो मुझे जो है मेरे पास जो इनवाइस आता है, उसका पेबल क्रिएट करके मुझे जो है पेमेंट करनी होती है। सो फर्स्ट जो प्रोफाइल आता है, बिल्कुल एक बच्चे ने पूछा भी, सौरभ मैं आपको आंसर करूंगा, क्या इसमें एपीआर, आर टू आर बिल्कुल सारा कुछ कवर्ड है? ठीक है, कैसे कवर्ड है वो अभी मैं आपको बताऊं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो फाइनेंस प्रोफाइल को, तो अगर मैं फाइनेंस प्रोफाइल की बात करूं, सो इस प्रोफाइल के अंदर जो है, जो फर्स्ट वाला प्रोफाइल फाइनेंस के अंदर आता है, वो अकाउंट्स पेबल का होता है। अकाउंट्स पेबल यानी कि वो पैसा जो हमने अपने जो है वेंडर को पे करना होता है। क्यों? क्योंकि हमने या तो उनसे गुड्स लिया है या फिर हमने जो है उनसे सर्विसेज ली है। यानी कि फर्स्ट प्रोफाइल को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। वो पैसा जो हमने अपने वेंडर को पे करना है। क्यों? क्योंकि या तो हमने उनसे गुड्स लिए या फिर हमने उनसे सर्विसेज ली है। सो जो भी हमारे पास इनवॉइस आता है, अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा साथ साथ, जो भी इनवॉइस हमारे पास आता है, उस इनवॉइस को हमें जो है वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद उसे हमें एसएपी के अंदर प्रोसेस करना होता है। सो सारी चीजें जो है इसके अंदर प्रैक्टिकली हैं। सो अगर मैं आपको अकाउंट्स पेबल के साथ में नोट्स भी दिखाऊं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है नोट्स होते हैं, किस तरीके से हमारे पास इनवॉइस आता है, और इस इनवॉइस को किस तरीके से हमें एसएपी के अंदर जो है वो परफॉर्म करना होता है। सो ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ये जो शुरू की मैं 2 क्लासेस बता रहा हूँ थ्योरेटिकल है, ये सारी वही चल रही है। ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे चल के प्रैक्टिकल आएगा। और ये जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है, इसमें कम से कम आपसे 5 से 7 इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे,
सारा कुछ प्रैक्टिकल है। आप एक प्रैक्टिकल कंपनी के पे ही काम करोगे। आपके पास इनवाइस आया तो इस इनवाइस को हम वेरीफाई करेंगे कि हम जो है वो सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें मेंशन है, कितना प्राइस है, कितना टैक्स है, और इसी सारी चीजों को हमें एसएपी के अंदर परफॉर्म करना होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक जो कंपनी है जिसके लिए हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, वो है कैलावे गोल्फ। कैलावे गोल्फ क्या कर रही है, सर्विसेज ले रही है, सर्विस ले रही है तो बिल आ रहा है। इस बिल को हम वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद हम इसे एसएपी के अंदर जो है वो हम परफॉर्म कर देंगे। तो अगर मैं एसएपी में भी जाऊं, हमें वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करना होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए साथ साथ कि हमें किस तरीके से जो है एसएपी के अंदर वर्क करना होता है, और इनको हमें किस तरीके से एसएपी के अंदर जो है वो एंटर करना होता है। सो ये जो आप देख रहे हो, ये एसएपी एस4 हाना पे मैं जो है अभी लॉग इन कर रहा हूँ। सिमिलरली आपको भी इस तरीके से करना होगा, जब आप जाओगे प्रैक्टिकल पे काम करोगे तो वहां पे बताऊंगा। तो ये जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं जाऊं और मैं अगर FB60 करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी हमारे पास इनवाइस आता है वेंडर का, उस वेंडर के इनवाइस को मुझे यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हम वेंडर के इनवाइस को जो है वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है, कुछ भी थियोरटिकल नहीं है। तो जो फर्स्ट प्रोफाइल होता है हमारा, वो अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड होता है। वो पैसा यानी कि जो हमें वेंडर को पे करना है, क्रेडिटर को पे करना है। क्यों? क्योंकि हमने या तो उनसे गुड्स लिया, या फिर हमने उनसे जो है वो सर्विस लिया है। बिल्कुल, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे पोस्ट सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोफाइल हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा फाइनेंस है, जो पिलर होता है, फाइनेंस जो होता है, जो फर्स्ट पिलर होता है, उसके अंदर अकाउंट्स पेबल होता है। वेंडर हमारा सप्लायर होता है। वेंडर को हम किस तरीके से एसएपी में क्रिएट करेंगे वो भी बिल्कुल आप लोगों को दिखाता हूँ, कि किस तरीके से जो है वेंडर को सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो थियोरटिकल हो। सारी चीजों के ऊपर आप हैंड्स ऑन करने वाले हो। सो यही सारा काम जो होता है वो कंपनीज के अंदर भी होता है। तो एंड टू एंड एक्टिविटीज देखो, आप देखोगे यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऑलरेडी एपी के अंदर वर्क कर रहा होगा, सो वेंडर कैसे क्रिएट होता है, परचेज ऑर्डर क्या होते हैं, किस तरीके से मटेरियल जो है वो कंपनी के अंदर आता है, किस तरीके से हम इनवाइस को प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीजें देखोगे। तो ये एसएपी है। सो ये सारी चीजें मैं आपको एसएपी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे बिजनेस पार्टनर यानी कि वेंडर और कस्टमर क्रिएट होते हैं। अगर हमारे पास जो है कोई सर्विस का इनवाइस आता है, उस सर्विस के इनवाइस को हम यहाँ पर जो है प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जिससे हमने मटेरियल लिया है उसकी हम डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं, कि सप्लायर कौन है, जो उसने इनवाइस दिया उसकी डेट क्या है, उसका इनवाइस का नंबर क्या है, कब हम उसे एसएपी में पोस्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, क्या उसके ऊपर जीएसटी है, क्या उसमें हमने नरेशन डालनी है, हमारा कौन सा लेजर यानी कि कौन सा एक्सपेंस है हमारा, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर डालते हैं। और अगर हमारे पास कोई मटेरियल का इनवाइस आता है, अगर हम मटेरियल का कोई इनवाइस हम किसी से ले रहे हैं, तो उसके लिए जो होता है हम इस वाली स्क्रीन पे उसे प्रोसेस करते हैं। तो हर चीज जो है प्रैक्टिकल है, कुछ भी इसके अंदर थियोरटिकल नहीं है, एक्सेप्ट दी 2 क्लासेस जो हम शुरू में करेंगे। सिमिलरली, अगर मैं किसी वेंडर का लेजर देखता हूँ कि भाई मैंने उससे कितना सामान खरीदा, कितनी मैंने उसे पेमेंट करनी है, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको कोई वेंडर जो है ओपन करके दिखाऊं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे स्पार्क इंडस्ट्रीज है, तो स्पार्क इंडस्ट्रीज को अगर मैं लेजर ओपन करके दिखाऊं, यही सारा काम आपने करना है। सो ये देखो, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, ये मैंने उनसे मटेरियल का इनवाइस जो है वो परचेज किया। कैसे ये सब सीखोगे आप? ये मैंने उन्हें परचेज रिटर्न किया है, यहाँ पे ये वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे सारा हमारे पास रेफरेंस आ रहा है। ये वाले वो इनवाइसेस है जिनकी हमने पेमेंट जो है वो करी है, इन्हें चेक इशू यहाँ पर हमने कर रखा है। ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो सिमिलरली यही काम आप जो है करोगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एसएपी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेटा को हम एक्सेल पे लेकर जाएंगे, और एक्सेल पे ले जाने के बाद हमें इसे रिपोर्टिंग भी करनी है, यानी कि एक्सेल भी हमें बेसिक टू एडवांस जो है वो आना चाहिए। सो सारा कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ भी थियोरटिकल नहीं है। ये मैंने एसएपी से डेटा को जो है एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। जो फर्स्ट प्रोफाइल होता है जिसके लिए हायरिंग निकलती है, उसे हम अकाउंट्स पेबल या फिर P2P कहते हैं। P2P का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे, यानी कि जब हम किसी चीज को, प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज करने वाले हैं, और परचेज करने के बाद जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है वो इसके अंदर कवर होती है, इसलिए हम इसे P2P कहते हैं। और जब आप यहाँ पे प्रिपेयर हो जाओगे P2P के लिए, जब आपके पास कॉल्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, वो आपसे यही पूछेंगे कि आप जो है P2P की आपका नॉलेज है, सो आर यू वर्किंग ऑन एपी, या फिर अकाउंट्स पेबल पे आप काम कर रहे हो, कौन से टी कोड्स पे एसएपी पे काम कर रहे हो, कौन से वर्जन पे आप काम कर रहे हो, ये अकाउंट्स पेबल होता क्या है, P2P साइकिल क्या होती है, पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिकली आप सीखने वाले हो। सो फर्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे जहाँ पे कंपनी जो है परचेज करती है। सेकंड जो प्रोफाइल होता है वो होता है सेल्स रिलेटेड। सेकंड जो प्रोफाइल होता है वो होता है सेल्स रिलेटेड। ठीक है, सेल्स रिलेटेड क्या होता है, सेल्स यानी कि जहाँ पे हम सेल करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, वो क्या होता है, जैसे मैं, आप लोग मेरे कस्टमर हो, मैं जो है वो सेल कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं जो है आप लोगों को सेल कर रहा हूँ, एक मिनट। सो मैं आप लोगों को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सेल रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जो है आ जाती है। यानी कि जब हम सेल करेंगे तो कस्टमर हमें क्या करेगा, कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। आप लोग मेरे कस्टमर हो एक तरीके से, मैं आप लोगों को एसएपी की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, एक्सेल की कर रहा हूँ, आईएफआरएस यूएस गैप, यानी कि एक तरीके से पूरा प्रोग्राम सेल कर रहा हूँ। आप मेरे कस्टमर हो गए तो आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे जो है वो पेमेंट करोगे। तो इसी को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यानी कि वो पैसा जो हमने कस्टमर से लेना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने हमें क्या किया, क्योंकि कस्टमर्स को हमने जो है गुड्स या सर्विसेज सेल आउट करे हैं। और इसी प्रोफाइल को हम ऑर्डर टू कैश भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं एसएपी में जाता हूँ और एसएपी के अंदर मैं टी कोड रन करता हूँ, तो लाइक फर्स्ट टी कोड जो होता है वो होता है FB70, जहाँ पे हम सर्विस के इनवाइसेस जो होते हैं वो हम जनरेट करते हैं। ठीक है। अब एक बच्चे ने ऐसे पूछा एसएपी S4 HANA और फ्यूरी में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बताऊंगा। और किसकी ज्यादा डिमांड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एसएपी S4 HANA जो होता है वो ऑन प्रीमाइस होता है, एसएपी फ्यूरी जो होता है वो क्लाउड पे होता है। डिमांड एसएपी S4 HANA की ज्यादा है, क्योंकि उससे इंटीग्रेटेड होता है एसएपी फ्यूरी। आगे ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, चलो। सो बात कर देते हैं वापस कस्टमर से रिलेटेड, यानी कि अगर मेरे पास कोई जो है कस्टमर से रिलेटेड हमारे पास जो कोई भी इनवाइस जो आता है जिसको हम सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे कैप्चर करनी होती है। अगर हमें किसी कस्टमर का सेल ऑर्डर बनाना है, आप में से हो सकता है कोई बच्चा सेल्स में भी काम कर रहा हो, तो सेल ऑर्डर जो बनता है वो एसएपी में यहाँ से बनता है। अगर हमें मटेरियल को आउट करना है कस्टमर के, तो उसके लिए जो होता है जिसे हम आउटबाउंड डिलीवरी भी कहते हैं, वो यहाँ से क्रिएट होती है। और अगर हमें कस्टमर के इनवाइस को जनरेट करना है, तो उसके लिए वो जो स्क्रीन जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो यहाँ से होती है। और सेम अगर मैं कस्टमर के लेजर को ओपन करूँ, मुझे देखना हो कि मैंने कस्टमर को कितना सामान बेच दिया, कस्टमर ने मुझे कितनी पेमेंट कर दी, सो उसके लिए भी जो टी कोड होता है, ये टी कोड्स होते हैं, सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाके अपने कस्टमर को फाइंड करूँ और चेक करूँ कि हमने उसे कितना सामान सेल आउट किया है, उसने हमें कितनी पेमेंट जो है वो कर दिया, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो इन्फिनिया ले लेते हैं। और अगर मैं इन्फिनिया का लेजर देखूं कि हमने उससे कितना सामान सेल किया है, सो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अभी जो हमने कस्टमर से जो लेना है वो 3,78,942 रुपीज जो है वो हमने लेना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमने कस्टमर को सर्विस जो है वो सेल करी थी, और उसके बाद उसने हमें यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर दी 81,542 रुपीज की। ठीक है। सो सारी डिटेल यहाँ पे इसके अंदर गिवन होती है। सेम ये कस्टमर का लेजर है, और इसी की हमें रिपोर्टिंग आगे चल के देनी होती है। यानी कि जो सेकंड प्रोफाइल आपका आता है जिसके लिए आप मार्केट में हायरिंग के लिए जा सकते हो, वो यही अकाउंट रिसीवेबल होता है। और इसी स्टेटमेंट को जब मुझे कस्टमर को शेयर करना होता है, जिसके लिए मुझे बेसिक टू एडवांस ऑपरेशन को यूज करना होता है, सो इसी को डेटा को मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करके लेके जाता हूँ। सो यानी कि एक्सेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो है वो एसएपी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें मैंने क्या करी, इसी डेटा को मैंने एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट किया, और इसी की अब मैं जो है मुझे रिपोर्टिंग बनानी होगी, तो मैं रिपोर्टिंग बनाऊंगा। तो एक्सेल भी आप बिल्कुल भी इसे इजी नहीं समझ सकते, एक्सेल भी उतना ही इक्वल जो है इंपॉर्टेंट करता है जितना एसएपी करता है। तो रिपोर्टिंग वाले पार्ट में जब आएंगे, तो हम इसके रिपोर्टिंग भी जो है वो कवर करेंगे। यानी कि जो सेकंड प्रोफाइल था जिसके लिए आप मार्केट में जा सकते हो, वो अकाउंट जो है रिसीवेबल होता है। फर्स्ट अकाउंट्स पेबल, जहाँ पे परचेज रिलेटेड आती है। सेकंड जो होता है वो जो होता है अकाउंट रिसीवेबल होता है। थर्ड जो प्रोफाइल आता है उसे हम कहते हैं R2R। ठीक है। एक जैसे बच्चे ने कहा सर मैं टेली प्राइम पे काम करता हूँ, तो एसएपी बोल, बिल्कुल आप एसएपी भी बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे आप सारी इंटरव्यू में सारी एंड टू एंड एक्टिविटीज एसएपी पे ही सीख रहे होते हो। ठीक है। एसएपी, अगर एक बच्चे ने पूछा कि आप एसएपी में कौन से वर्जन पे काम करते हो, वर्जन इज एसएपी S4 HANA, कि आप S4 HANA पे वर्क करते हो। ठीक है। सो दो प्रोफाइल हमने कवर करे जिसमें आप मार्केट में जॉब के लिए जा सकते हो। थर्ड जो प्रोफाइल होता है वो होता है जनरल अकाउंटिंग। जनरल अकाउंटिंग जिसे हम R2R भी कहते हैं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट भी कहते हैं। यानी कि जितनी भी रिकंसिलेशन होती है, जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, वो इस R2R के अंदर ही होती है। यानी कि पूरी जो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, वो इसी जनरल अकाउंटिंग के अंदर आती है। लाइक अगर बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो लाइक एंट्री हमने करी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कोई जो है अगर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो हमने यहाँ पे किया। अक्रूवल्स करने हैं तो हमने यहाँ पे किया। इंटर कंपनी करनी है तो हमने यहाँ पे किया। प्रीपेड करना है तो हमने यहाँ पे किया। इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट करना है तो वो हमने यहाँ पे किया। सो सेम अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं,
तो नोट से आपको ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि सारे नोट्स जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं वो ग्लोबल से अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कर रखे हैं। सो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ये अक्रूवल का टॉपिक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर आता है। और यहाँ पे हमने पूरा अक्रूवल के बारे में बता रखा है, जिसमें एंट्री यानी कि जो परचेज और सेल से को छोड़ के एंट्री होती है वो R2R यानी कि जनरल अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के अंदर आती है। सो पूरा वर्क फ्लो है, किस तरीके से हमें मेल करना होता है, कैसे हमारे पास डेटा आता है, डेटा के बाद एक्सेल के ट्रैकर कैसे बनते हैं, और इसी को हम आगे चल के इसकी एफपीएनए की रिपोर्टिंग भी बनाते हैं। तो यहाँ पे सारा एफपीएनए का वर्कफ्लो जो है वो दे रखा है। और उसके बाद इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो एक एक टॉपिक जो आपको करवाया जाता है सारा प्रैक्टिकल है, पूरा बिजनेस वर्कफ्लो होता है कि किस तरीके से जो है हम काम करते हैं। सिमिलरली अगर मैं लीज अकाउंटिंग की बात करूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की डेट में पूछा जाता है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे वर्क भी कर रहे हो कि लीज अकाउंटिंग होता क्या है, आईएफआरएस 16 के अंदर आता है। यानी कि अगर मैं एसेट की बात करूं, अगर मैं कोई एसेट ले रहा हूं, तो दो ही तरीके से एसेट हमारे पास आ रही है। यानी कि मैं कहता हूं मुझे लैपटॉप चाहिए अपने ऑफिस के लिए, या तो मैं उसे क्या करूंगा, रेंट पे लूंगा, या फिर मैं उसे जो है परचेज करूंगा। अगर मैं उसे रेंट पे ले रहा हूं तो वो मेरा लीज अकाउंटिंग के अंदर आएगा, और अगर मैं उसे परचेज कर रहा हूं तो वो फिक्स एसेट अकाउंटिंग के आएगा, जिसको आईएफआरएस के अंदर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। सो कहने का मतलब है हर एक चीज का आप प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो करोगे। और सेम अगर मैं आप लोगों को इसका डेटा दिखाऊं तो आपको और ज्यादा आइडिया होगा कि मैं इसकी एमोटाइजेशन शीट दिखाऊं, क्योंकि हर एक डेटा जो है एक्सेल में जैसे कह रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली R2R और एफपीएनए वाले बच्चों के लिए। सो अगर मैं इसका एक्सेल का ट्रैकर ओपन करूं, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारा हमारे पास डेटा आ रहा है। ये जब हम प्रीपेड की एंट्री करते हैं मंथ एंड में, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट, ये उसका डेटा है। ये हमारे पास इंटेंजिबल जो आप देख रहे हो इंटेंजिबल डेटा यानी कि इंटेंजिबल एसेट का जो IAS 38 के अंदर आता है उसका सारा डेटा आ रहा है। और ये सारी एंट्री हमने एसएपी के अंदर ले रखी है, ये उसके डॉक्यूमेंट नंबर आ रहे हैं। ये लीज अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ये लीज अकाउंटिंग की सारे हमने कैलकुलेशन कर रखी है। सेम यही काम आपने सीखना है और सेम यही काम कंपनी के अंदर भी होता है। तो सारा जो है वो सारा हमारा जितना भी हमने कोर्स कंटेंट है वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सेम इसकी अगर मुझे जो है एफपीएनए की रिपोर्टिंग बनानी है तो ये एफपीएनए से रिलेटेड डेटा आ गया कि उसका बजट क्या होगा, फोरकास्ट क्या होगा, एक्चुअल वर्सेस बजट कितना हुआ। सो ये सुझाव सारी आप रिपोर्ट देख रहे हो, ये आगे चल के जब आप बनाओगे, सो यहाँ पे आप बजट और जो हमारा एक्चुअल है उसको कंपेयर करके बनाओगे। सो ये जो थर्ड प्रोफाइल होता है इसे हम R2R कहते हैं। इसके लिए अगर आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक करना हो, आप क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई लेजर का क्लोजिंग बैलेंस लेता हूं तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी उसका चेक कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे देखना हो कि मेरा जो है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, यानी कि जो अगर आपने अच्छा एक और एंट्री का भी नहीं सुनी होगी हमेशा, एक है आजकल लीज अकाउंटिंग की बहुत अच्छी एंट्री है जो ट्रेनिंग में भी और काफी इंटरव्यू में पूछी जाती है कि अगर हम किसी एसेट को लीज पे लेते हैं यानी कि रेंट पे लेते हैं तो क्या एंट्री होती है। जनरली बच्चे एंट्री बताते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। नहीं, एंट्री होती है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सारी चीजें अभी मैं आपको इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स में भी दिखाऊंगा। सो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, सो अगर मैं सबसे पहले अगर एंट्री देखूं, एंट्री करने के लिए FB50 की स्क्रीन होती है, लाइक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, वो सारी एंट्रीज यहीं पे होती है। और इनकी वैल्यू जो होती है वो FBL 3N में जाती है। जो बेसिक रिपोर्टिंग होती है वो हमारी यहीं से ही होती है। तो अगर मैं कोई लीज अकाउंटिंग का लेजर यहाँ पे फाइंड करूँ तो मुझे हो सकता है मिल जाए। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें जो है या राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का अगर मुझे जो है यहाँ पे अगर लेजर मिलता है तो आइडिया उससे लग जाएगा। ये देखो ये बच्चों ने क्रिएट कर रखे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस कर रखी है। सो अगर मैं इसे चेंज करके ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरीके से जो है वो काम होता है, तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट ले लेते हैं। सो ये रहा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। तो अगर मैं इसका डेटा ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे बताएगा कि एसेट की जो है वो वैल्यू जो है वो कौन सी होती है। सो यहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट जो है वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जब हमने बिल्डिंग रेंट पे ली थी तो ये उसकी वैल्यू आ रही है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये सारी हमें एक्सेल में करनी होती है। सेम अगर मुझे इस वाले लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, सो मैं क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकता हूँ इसका FS10N के अंदर जाके। सो ये मैं क्लोजिंग बैलेंस इसका चेक करता हूँ, यहाँ से हमारे सारे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास आते हैं। सो ये इसका हम क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कि यह पे शो होता है या नहीं होता। यहाँ पे लेजर ले लेते हैं सेम। तो यही सारा काम आपने प्रैक्टिकली जो है वो SAP पे करना है और यही सारा काम आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा।
सो ये हमारा लेजर है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है। सेम यही चीज अगर आप इसका ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हो तो इसके लिए मैं F.01 में जाता हूँ। ये F.01 क्या होता है, सारी चीजें हम आगे जो है वो कवर करेंगे, यानी कि एक एक चीज कहाँ पे जा रही है वो आपको यहाँ पे जो है वो पता होनी चाहिए। सो अगर मैं इसके कुछ लेजर लेता हूँ तो यहाँ पे हमने जो है लेजर डालता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है वो वर्क करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे दो तीन लेजर ले लेता हूँ चेक करने के लिए। एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट ले लिया, या फिर ये हमारे पास लेजर आ रहे हैं। हमने ये जो लेजर दिए वो ये सारे लेजर हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे क्रेडिटर देखना है, डेटर देखना है, डोमेस्टिक सेल्स देखनी है, या फिर मुझे ये जो देखना है लीज अकाउंटिंग वाला पार्ट देखना है, इंटरेस्ट देखना है। ये सारे हमारे पास लेजर आ रहे हैं। अब ये कैसे क्रिएट होंगे, ये सारी चीजें हमने जो है वो सीखनी है। सो यहाँ पे मैं दो तीन लेजर लेके और उसका जो आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं कि ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से जो है वो इनका इम्पैक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाता है, क्योंकि सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेजर आ गया 12, 13, तो इतना ही लेजर ले लेते हैं अभी। और उसके बाद अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे लेजर नहीं लिए इसलिए यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। जब सारे लेजर ले लूंगा तो ये यहाँ पे बैलेंस भी जो है वो नहीं दिखाएगा। सो ये इंटरेस्ट लगाई लीज के ऊपर, ये लीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई, ये हमने राइट ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग ली थी, ये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर ले लिया था। सिमिलरली अगर मैं लीज लाइबिलिटी का भी लेजर ले लूंगा तो वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। तो सेम एक लेजर और ले लेते हैं। सो यही सारा काम आपका जो है एफपीएनए और R2R से रिलेटेड जो है वो होने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और लेजर लिया लीज अकाउंटिंग का, तो ये पूरा हमारे सारे लेजर आ गए। ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। ऑल दो अभी भी डिफरेंस आ रहा है क्योंकि अभी मैंने दो तीन लेजर इसके अंदर जो है वो नहीं लिए है। सो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, वो हमारा लीज यानी कि जनरल अकाउंटिंग के अंदर जो है वो आता है। और जनरल अकाउंटिंग यानी कि R2R की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अपॉर्चुनिटीज हर सेकेंड डे हर थर्ड डे में जो है वो निकलती रहती है, जिसके लिए आप मार्केट में जा सकते हो। और जो फोर्थ प्रोफाइल है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर ये ईडब्ल्यूएम एसएपी में क्या कोर्स होता है। ईडब्ल्यूएम का मतलब होता है एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कि मटेरियल कैसे जा रहा है। वो सारा ईडब्ल्यूएम का पार्ट जो है वो होता है। ठीक है, सेम ही क्लास में एपी आर R2R कवर होगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा, दोनों की अलग अलग क्लासेस होती है। ठीक है, और उसमें जो है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक ने पूछा कि R2R, बिल्कुल R2R हम करेंगे, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। चलो सो नेक्स्ट चलते हैं। और जो पार्ट है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कोर्स को हमने किस तरीके से दो पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर रखा है, कि कैसे कंसोलिडेशन पार्ट जो कंसोलिडेटेड प्रोग्राम है उसमें क्या आएगा और ग्लोबल फाइनेंस के अंदर क्या आएगा। सो पहले एक बार इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पिलर जिसके लिए जो फाइनेंस का प्रोफाइल डिपेंड करता है वो करता है ए का मतलब होता है एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग यानी कि जिसके अंदर एसेट को खरीदना है, यानी कि मैंने बताया जैसे दो ही तरीके से आपके पास एसेट आ सकती है, या तो आप एसेट को परचेज करोगे या फिर आप उसे रेंट पे लोगे। अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो वो लीज अकाउंटिंग का पार्ट है जो हमारा जनरल अकाउंटिंग में आ रहा है। और अगर आप उसे ऑन कर रहे हो या फिर आप उसे परचेज कर रहे हो तो परचेज के केस में जो है वो एसेट अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो कवर होता है। यानी कि किस तरीके से आप एसेट को खरीदोगे, कौन सी उसकी डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन होती है, कैसे उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा, ये सारा काम जो होता है वो एसेट अकाउंटिंग के अंदर आता है। सेम अगर मैं आपको एसेट अकाउंटिंग के स्क्रीन दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एसेट क्रिएट होता है जो आप देख रहे हो। और अगर मुझे एसेट को परचेज करना हो, जब भी मेरे पास पूरा प्रोसेस होता है, एसेट को जब हम परचेज करते हैं तो इस वाली स्क्रीन से परचेज करते हैं। अगर हमने एसेट को चेक करना है तो हम एसेट को चेक भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये वाली जो आप स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन पे जाके एसेट की डिटेल्स अगर मैं एंटर करता हूँ वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आती है। सो ये मैंने एसेट की डिटेल डाल दी। सो जब मैं इसमें एंटर करूंगा तो सारी डिटेल्स अगर जिसके अंदर जब भी होगी कि मैंने उसे कब परचेज किया है, कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसकी लाइफ कितनी है एसेट की, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर कैप्चर हो रही है। सो अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूं तो सारी डिटेल मुझे दिखा रही है कि इसकी जो है लाइफ 3 इयर्स की है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, और अगर मुझे एसेट को कल को जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो मैं कर सकता हूँ, मुझे एसेट को सेल आउट करना है, स्क्रैप करना है, वो भी मैं यहाँ पे जाके जो है वो इसमें कर सकता हूँ। सो ये पूरा प्रोसेस होता है एसेट अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो आपको एंड टू एंड सिखाया जा रहा है, देखो कंसल्टेंट बनने के लिए भी आपको एंड यूजर आना चाहिए। एक अच्छा एंड यूजर ही कंसल्टेंट बनता है। आपको डायरेक्ट कंसल्टेंट चला जाऊं, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्रभात आप नहीं जा पाओगे, वहां पे काफी चैलेंज आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वाले पार्ट में करते हैं
ठीक है। ग्रीन बॉटम मींस वी रिसीव द पेमेंट, बिल्कुल हरपाल जो मैंने आपको दिखाया था, जो ग्रीन बॉटम आप देख रहे थे, जो ग्रीन डॉट आ रहा था, इट मींस वो क्या हो रहा था, वो हम जो है वहाँ पे जो है पेमेंट वाला पार्ट देख रहे थे। ठीक है, बिल्कुल रिव्यू कैसे करना रिकंसिलेशन को जाइए वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो है वो चलेंगे। सेशन जो होगा ये 1 आवर का है, 1 आवर में जो है ये सेशन ऑलमोस्ट आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। यूएस टैक्सेशन भी सिखाओगे ना? यूएस टैक्सेशन हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि यूएस रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं, ऑल्दो अभी अब आगे आएंगे यूएस गैप के अंदर, वो हम इसके अंदर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अभी आप अकाउंट्स पेबल में वर्क कर रहे हो और आप आर टू आर में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल ये आर टू आर बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर जो होती है जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो जनरल एंट्रीज सफिशिएंट होती है, बस आपको उसे अच्छे से जो है वो समझना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले। ये तो हमें पता चल गया कि अकाउंट जो हमारा फाइनेंस प्रोफाइल होता है वो 4 पिलर के ऊपर डिपेंड करता है, चारों की हायरिंग अलग अलग निकलती है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो इससे नेक्स्ट पार्ट होता है, जो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे सीखने आए होंगे, जिनका पैकेज 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का होगा, वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, जिसे हम एफपीएनए भी कहते हैं। एफपीएनए का काम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने का नहीं होता। अकाउंटिंग एंट्री जो होती है, या तो अकाउंट्स पेबल करेगा परचेज से रिलेटेड, अकाउंट रिसीवेबल सेल से रिलेटेड करेगा, आर टू आर रिकंसिलेशन से करेगा, और एसेट वाला एसेट से रिलेटेड करेगा। लेकिन इन चारों की जो रिपोर्टिंग बनाई जाती है वो बनाता है एफपीएनए। इसमें 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है बजट, दूसरा होता है एक्चुअल, तीसरा होता है वेरिएंस, और फोर्थ वाला जो होता है वो होता है फोरकास्ट। यानी कि कितना हमारा बजट था, यानी कि जब हम बजट दिए जाते हैं कंपनीज के अंदर, फॉर एग्जांपल 50 लाख का बजट एक डिपार्टमेंट को दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना बुक हुआ, तो हम एसएपी से डेटा निकालेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो हमें पता चला इसके अंदर 40 लाख रुपीज का जो है एक्चुअल एक्सपेंस हुआ था। अब आप कहोगे वेरिएंस यानी कि फेवरेबल है, यानी कि मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट ने 10 लाख की जो है वो सेविंग करी है अपने बजट में। आंसर इज नो। इसके साथ साथ जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा इसका अक्रूवल भी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे इनवाइसेज है जो पेंडिंग है, अभी हमने उसकी पेमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल वो 5 लाख रुपीज के है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको पूरा जो है पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल्स के बारे में, और ये जो फाइनेंशियल्स होते हैं ये आईएफआरएस और यूएस गैप के अकॉर्डिंग जो है वो सारे इसके अंदर कवर होते हैं। सो एफपीएनए के लिए आपको ग्लोबल फिनेंस की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, तभी आप एफपीएनए के अंदर जा सकते हो और एफपीएनए के यहाँ जाके सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा कि आप आईएफआरएस आईएएस यूएस गैप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, हमारा कोर्स का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। हम उसी पार्ट को जो है कवर करेंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अदरवाइज कंप्लीट जो आप करोगे वो पूरा एसीसी का अलग से प्रोग्राम जो है वो होता है। हमें वही करना है जो हमें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अभी सीनियर अकाउंटेंट जो है आप वर्क कर रहे हो, पीएफ डिडक्ट हो रहा है, सैलरी स्लिप नहीं होती, इसके लिए आप मैम से एक बार रीच आउट करना, वो आपकी हेल्प करेंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कि वो आप किस तरीके से आगे जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो अपने एमबीए और फिनेंस में क्या ओपन यूनिवर्सिटी से अभिषेक कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे चल के प्रोसीड जो है वो कर सकते हो। एक्सेल 365 में होगा। एक्सेल आप देखो, आप जो अपना आपके लैपटॉप में एक्सेल है वो बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, जो नई चीजें एक्सेल 365 में होंगी मैं साथ साथ आपको जो है वो कवर करता जाऊंगा, बताता जो है वो मैं जाऊंगा। ऑटो डेप्रिसिएशन बिल्कुल हम रन करेंगे, जिसे हम डेप्रिसिएशन रन भी कहते हैं। ठीक है, फीको पार्ट विल बी फुली कवर्ड, फीको से ज्यादा ही कवर होगा आकाश इसके अंदर, क्योंकि एमएम वाला पार्ट भी आएगा और एसडी वाला पार्ट भी है वो आएगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एफपीएनए में आर टू आर भी जाएंगे, आर टू आर वाला ही एफपीएनए में जाएगा, डायरेक्ट एफपीएनए में एंट्री नहीं होती रुमानी, पहले हमें सीखना होता है आर टू आर, उसके अंदर ग्लोबल फाइनेंस आता है, उसी की हम आगे चल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट हमारा पार्ट नहीं है, आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा जय, तो हम उसे कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं और उसे देखते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? अनीशा, आप कॉग्निजेंट में वर्किंग हो अकाउंट, बट अकाउंट फील्ड में नहीं हो, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैम से रीच आउट करना, बिल्कुल आप आर टू आर के अंदर जो है वो आप जा सकते हो। सो ये तो हमने बात करी जो हमारे प्रोफाइल्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, और इन सब की रिपोर्टिंग जो करता है वो करता है एफपीएनए वाला। सेम इसी तरीके से हमने जो कोर्स को डिवाइड कर रखा है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक है कंसोलिडेटेड प्रोग्राम। कंसोलिडेटेड प्रोग्राम उनके लिए जो बच्चे फ्रेशर है, फ्रेशर यानी
कि जिनको जो है अभी बेसिक नॉलेज जो है वो नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर है, कभी उन्होंने वर्क नहीं किया, तो इसलिए हमने जो कर रखा है अपने पार्ट जो प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दिस इज डिजाइन स्पेशली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो फ्रेशर है या जिन्हें लिमिटेड टाइम का एक्सपीरियंस है, जिन्हें 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, अभी सैलरी 20,000 21,000 है या 25,000 है, 30,000 है, उनके लिए ये वाला प्रोग्राम है कंसोलिडेटेड। इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ SAP S/4HANA करना है और एक्सेल वाला पार्ट जो है करना है। इसमें हम पूरा अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग कवर करेंगे। और जो सेकंड प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जिसे हम ग्लोबल फाइनेंस कहते हैं, ये स्पेशली R2R वालों के लिए किया गया है और जो FP&A में जाना चाहते हैं उनके लिए इस ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और इसके लिए जो प्रोफेशनल की बात करूं, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशली अगर आप FP&A में जा रहे हो तो या तो आप MBA इन फाइनेंस में होने चाहिए या CA या CS या CAA या फिर CWA होने चाहिए। और इसके अंदर जो टूल कवर होंगे वो SAP S/4HANA, एक्सेल, डैशबोर्ड्स बनेंगे, IFRS, US GAAP, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग जो हम कवर करेंगे। और साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट जो है वो इसमें आएगा। सो वर्किंग प्रोफेशनल जिनका पैकेज 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, वो इस वाले प्रोग्राम के लिए जाएंगे, ठीक है, या 3 लाख, 4 लाख है, वो भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको इस वाले प्रोग्राम के ऊपर जो है फोकस करना है। दोनों प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है, दोनों के लिंक आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो एक स्पेसिफिक ज्वाइन कर सकते हो, एंड टू एंड लर्निंग भी ले सकते हो। मेरा काम है आपको सारी चीजें जो है वो सिखाना। आप कितना मतलब सीख सकते हो ये अब आपकी कॉल है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल देखो अभी आप लोग काफी सारे मैसेज कर रहे हो, अभी मैं सबके आंसर करूंगा। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई बच्चा फ्रेशर है, उसकी जो एंट्री होती है जनरली वो 2 to 2.5 लाख एज अ फ्रेशर जो होती है वो होती है एंट्री लेना। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो ये मत सोचो कि मैं फ्रेशर हूँ मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं। आजकल जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो स्किल्ड फ्रेशर की है। स्किल्ड फ्रेशर यानी कि वो वाला बच्चा जिसे अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल या फिर जनरल अकाउंटिंग की नॉलेज है। जैसे अभी हमारे एक कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है, वो लोग हमारे वहाँ पे 50+ कैंडिडेट्स जो है प्लेस्ड है। सो उन्हें स्किल्ड फ्रेशर चाहिए होता है। वो एज अ ट्रेनी भी लेते हैं और एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी कंसीडर करते हैं। और वो बच्चा जिसे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो अर्ली प्रोफेशनल होता है, उसका जो पैकेज आता है वो 3.5 to 4.5 जाता है। जनरली ये बच्चे सबसे ज्यादा जेनपैक्ट, एक्सेंचर, EXL में जाके जो है वो प्लेस्ड होते हैं। और जो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होता है, जो 5 to 6 LPA पे जाते हैं, ये बच्चे R2R का प्रोग्राम करते हैं। ये बच्चे FP&A के लिए भी जा सकते हैं और ग्लोबल अकाउंटिंग यानी कि R2R के लिए भी जाते हो। और अगर आपको 5+ years का एक्सपीरियंस है या 7+ years का एक्सपीरियंस है, सो और आपका पैकेज 7 to 12 लाख है, तो सिमिलरली आपको जो देखना है वो R2R प्लस FP&A वाले प्रोफाइल के अंदर जो है वो जाना है। सो अगर मैं FP&A का आपको सिंपल सा, अगर मैं एक Naukri.com पे जाके आपको दिखाऊं, तो ये देखो, ये अभी हायरिंग्स आई थी बीच में, ऑल दो अभी तक ये हायरिंग क्लोज नहीं हुई। ओपनिंग्स है 200, सारी चीजें FP&A में आप सर्च करोगे Naukri.com पे सब मिल जाएगा। मल्टीपल हायरिंग्स है FP&A की। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी हायरिंग है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी हायरिंग है, सिर्फ मैं आपको FP&A की दिखा रहा हूँ। 200 हायरिंग्स है, एप्लीकेंट्स कितने हैं? सिर्फ 100, यानी कि अभी इन्हें पूरे वो भी नहीं मिले। अब ये नहीं कि जिन्होंने अप्लाई किया सब इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, हो सकता है इसमें आधे से ज्यादा एलिजिबल ही ना हो। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? 3+ years ऑफ FP&A, यानी कि अगर आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑल्दो वो भी शिकार टू में काम कर रहा हो, पैकेज उसका 7 लाख का, 8 लाख का, 6 लाख का, वो इसमें जा सकता है। और इसके अंदर देखो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, कॉस्ट यानी कि जो हमने एक्चुअल बजट किया, एक्चुअल देखा, फिर बजट देखा, फिर उसकी वेरिएंस एनालिसिस करे, फोरकास्टिंग करी, बजटिंग करी, P&L रिकंसिलेशन, यही सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पर सीखनी है। और सेम अगर मैं इनके पैकेजेस की बात करूँ तो इनके पैकेजेस काफी ज्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सो अगर आप पैकेज की बात करोगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर आपको मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस है तो 9.85 LP का पैकेज है। 5 years का एक्सपीरियंस है 14.51 का है। 7 years का है तो 20 लाख का है, और 9 years का है तो 28 लाख का जो है वो आपका पैकेज है। बोथ साइड गैप दे रही है, US शिफ्ट दे रही है। इवन देखो यहाँ पर गिवन भी है कि आप रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो अगर आप FP&A के लिए, आपको एंड टू एंड नॉलेज है। और FP&A आप तभी सीख पाओगे जब आपको IFRS या US गैप की नॉलेज होगी, जब आपको फाइनेंशियल्स की नॉलेज होगी, तभी आप इस वाले प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो। सो अपॉर्चुनिटीज हर
बच्चे के लिए मार्केट के अंदर डिपेंड करता है वो कौन से वाले जो है स्लैब के अंदर स्टैंड करता है। ठीक है, वो फर्स्ट वाले में करता है, सेकंड में करता है, थर्ड में करता है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर है। और ये जो बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मार्केट के अंदर है। तो जैसे अगर मैं आईएफआरएस की ही बात करूं और आईएफआरएस का आपको जो है नोट्स दिखाता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज आप लोगों से जो है वो पूछी जाती है। तो मैं इन्फोसिस अगर मुझे मिलता है, सो मैं इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स निकालता हूं, तो उससे आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा। सो ये इन्फोसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। देखो, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल अपनी इंडियन अकाउंटिंग में कहते हैं, उसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आप देख रहे हो, ये इन्फोसिस का, यानी कि इन्फोसिस के ये फाइनेंशियल्स जो है वो आप देख रहे हो। सो ये पूरे आपको समझने पड़ेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन। जो हमने एसेट के ऊपर चार्ज किया था वो डेप्रिसिएशन था, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन लगता है। सो एक एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारे फाइनेंशियल्स के अंदर आएंगी, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये पीबीटी क्या होता है, पीएटी क्या होता है, सारी चीजें आपसे जो है इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाऊँ, यानी कि अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर जाऊँ, सो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको काफी चीजें यानी कि लीज से रिलेटेड आपको दिखाई देगी। ये देखो, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था, मैंने आपसे कहा कि हम एसेट की बात करेंगे। एसेट को कहा जाता है आईएफआरएस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि कंपनी ने ये वाली एसेट जो है वो परचेज करी है। अगर कोई रेंट पे ली होगी एसेट, तो वो लीज अकाउंटिंग में आएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। तो अगर आपसे कोई आपके सामने फाइनेंशियल्स भी रख दे, तो आप समझ जाओगे ये हमारा लीज अकाउंटिंग का जो है वो पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे जो आप देख रहे हो ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे डेटर्स है। जब आप एसएपी में जाओगे तो डेटर्स रिपोर्ट बनाओगे, वो इसके अंदर जो है वो कवर होंगे। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक रिकंसिलेशन बनाओगे और आगे चल के इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनेगी। तो ये इसलिए ये आपको एक कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एफपीएनए का प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो लीज लाइबिलिटीज आ रही है। ये लीज लाइबिलिटी वही है जो अभी मैंने आपको लीज अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो करवाया है। तो यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये जो आप ट्रेड पेबल्स देख रहे हो, जो एपी वाले बच्चों ने इनवाइस प्रोसेसिंग करी थी, उसकी एक क्रेडिटर रिपोर्ट आप लोग बनाओगे जो यहाँ पर आपको शो हो रही है। सो यही सारी चीजें आप लोगों से जो है इंटरव्यू में पूछी जानी है। सो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, सारी चीजें जो है वो एसएपी पे परफॉर्म होगी। अब क्वेश्चन आता है कि कोर्स की डिटेल्स क्या है, यानी कि कोर्स कब से कैसे कैसे स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो मैंने जैसे आप लोगों से कहा शुरू की, आपकी 2 क्लासेस थ्योरी की होंगी। सो सारा हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। फिर उसके बाद एसएपी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आएंगी। उसके बाद सारी रिपोर्टिंग हमारी एक्सेल 365 पे देखेंगे। हो सकता है आपके लैपटॉप में 2019 और 17 वो वर्क करेगा। आईएफआरएस यूएस गैप के सारे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की जो हमारी बजटिंग, एक्चुअल, वेरिएंस, पीएलएन रिकंसिलेशन, फोरकास्टिंग, वो हम सारी कवर करेंगे। पावर बीआई और ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन R2R का पार्ट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा। पावर बीआई एफपीएनए के अंदर जो है कवर होगा। आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी, यानी कि सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे और फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। आपके सीवी बनेंगे, आपकी नौकरी के प्रोफाइल अपडेट होंगे। हायरिंग हमारे पास आएगी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। और अगर आपके पास भी रिक्रूटर जो है वो डायरेक्टली रीच आउट करेगा, क्योंकि आपका मार्केट में सीवी फ्लोट होता है। सो मेरा जो मिशन है, हमारा जो मिशन है, वो स्किल एनहेंसमेंट का है। स्किल एनहेंस करके आप किस तरीके से जो है एक जॉब को एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप कर सकते हो, वो आपकी कॉल होगी, आप कितने अच्छे से चीजों को सीखते हो। और अगर मैं क्लासेस की बात करूं, हर क्लासेस जूम पे होगी, जैसे आज की क्लास हो रही है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, जैसे इस वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लासेस वीकेंड भी होगी, यानी कि सैटरडे और संडे होगी, और कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स होगी। और सैटरडे संडे हम सैटरडे को एसएपी S/4HANA करेंगे, संडे को हम एसएपी S/4HANA प्लस एक्सेल करेंगे। और जब एक्सेल खत्म हो जाएगा तो हम पावर भी पे आ जाएंगे, जो एफपीएनए का पार्ट है। हर क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटे की है, यानी कि आपकी जो 2 सेशन है, कंसोलिडेट प्लस ग्लोबल फाइनेंस, उनकी 3 आवर्स की क्लास ओवरऑल लगेगी। ठीक है, और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को नोट्स जो है वो दिखाए, वो सारी चीजें आप लोग इसमें जो है वो कवर करो। इसके अलावा अगर मैं अकाउंट्स पेबल, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, जो कंसोलिडेटेड प्रोग्राम था, ये उसका सारा कुछ है कि अकाउंटिंग एंट्रीज हम देखेंगे, एपीएआर R/2R से रिलेटेड। ठीक है, एसएपी में कैसे लॉगिन करना है वो देखेंगे। एपी को P2P क्यों कहते हैं, O2C क्यों कहते हैं, R/2R क्यों कहते हैं वो देखेंगे। वेंडर कस्टमर जीएल क्या होता है, एक्सेल के ट्रैकर्स कैसे बनते हैं, मटेरियल और सर्विस इनवाइस क्या होती है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, अगर कोई गलत हो गई तो हम क्या करेंगे, बैंक रिको बनाना, अक्रूवल्स देखना, ये सारी चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं एपीएआर
APR R2R के अंदर, ताकि कहीं भी अपॉर्चुनिटीज हो आप इंटरव्यू देने के लिए जा सको। और सेकंड जो प्रोग्राम है वो हमारा ग्लोबल फाइनेंस का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम R2R विद FP&A रिपोर्टिंग करेंगे। अगेन उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज आएंगे, SAP आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी एज पर IFRS एंड US गैप आएगा। IFRS और US गैप में क्या डिफरेंस होता है, लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, उनकी एंट्रीज कैसे होती है, बैंक का रिको कैसे प्रिपेयर होता है, अक्रूवल्स कैसे होते हैं, मंथ एंड क्या होता है, MIS रिपोर्टिंग क्या होता है, ये रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होती है, डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं, FP&A में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सब है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और US गैप के कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करेंगे वो है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे और सारा कुछ, यानी कि अगर मैं SAP की बात करूं तो इसके अंदर SAP FICO IFRS US गैप और एक्सेल के साथ साथ आपका ब्लैक लाइन और पावर BI इसके अंदर कवर होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये ग्लोबल फाइनेंस यानी कि FP&A का पार्ट आप देख रहे हो, ये FP&A का सारा आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल्स, क्योंकि अगर आप FP&A का प्रोग्राम की बात कर रहे हो कि हमारे फाइनेंशियल्स होते क्या है, किस तरीके से हमारा P&L बनता है, क्या इसका बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंपोनेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओपेक्स और कैपेक्स में क्या डिफरेंस होता है, PBT और PAT क्या होता है, रिटेन अर्निंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कहाँ से होता है, वो इस रिटेन अर्निंग से ही होता है। प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, वो इसी रिटेन अर्निंग में किया जाता है। उसके बाद हम बजट देखेंगे कि हमारा सेल्स का बजट कैसे बनता है, उसके करस्पॉन्डिंग खर्चे कैसे बुक होते हैं, एनुअल बजट क्या होता है, मार्केटिंग बजट क्या होता है, फोरकास्टिंग कैसे होगी, कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे होगा, वो आपका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में आएगा। वेरिएंस हम निकालेंगे, कितना एक्सपेंस था और कितना बजट था, फेवरेबल है वो या वो एडवर्स है, प्रीवियस ईयर से उसे कंपेयर करेंगे, वो हम देखेंगे। और उसके बाद रेवेन्यू, यानी कि जो AR से रिलेटेड, AP से रिलेटेड जो पार्ट आएगा वो इस वाले पार्ट के अंदर कवर होगा। तो यानी कि एंड टू एंड हमने एक्टिविटीज जो है वो इसके अंदर कवर जो है वो करनी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये अक्रूवल का पार्ट है सारा, यानी कि जब हम अक्रूवल R2R में सीखेंगे तो उसी की हमें रिपोर्टिंग किस तरीके से बनानी है, कि किस तरीके से डिपार्टमेंट के पास डेटा आता है, फिर हम कैसे इनवाइस पेंडिंग देखते हैं, अक्रूवल कैसे बुक होता है, मंथ एंड कैसे क्लोज होता है, P&L कैसे अपडेट होता है, उसके डैशबोर्ड कैसे बनते हैं, FP&A की रिपोर्टिंग, सारी चीजें प्रैक्टिकली है, कोई भी चीज थियोरटिकल नहीं है। ये वही पार्ट है जो मैं अभी आप लोगों को जो है अपने R2R नोट्स के अंदर दिखा रहा था। सो यही सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकली जो है सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। हर चीज के इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये देखो ये मैंने अप्रूवल किया तो अप्रूवल के इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सारे गिवन है। सो ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ये सारा FP&A में कवर होगा, R2R के अंदर जो है वो कवर होगा। और हायरिंग जैसे मैंने आपको अभी दिखाई कि 200 हायरिंग है लेकिन 100 एप्लीकेंट्स है। सो FP&A के अंदर काफी हायरिंग है, लेकिन FP&A इज कंपैरेटिवली टफ। और FP&A में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, R2R को आपको सीख के ही FP&A में जाना पड़ेगा। और इसकी ड्यूरेशन ओवरऑल 3 मंथ्स में इजिली ये कम हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेम अगर आप कंसोलिडेटेड प्रोग्राम में जाते हो, AP या R2R सीखते हो, तो उसकी हायरिंग भी चलती रहती है। और हायरिंग जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आते हो, जब आपके प्रोफाइल क्रिएट होते हैं तो रिक्रूटर आपको डायरेक्टली भी रीच आउट करता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें जो जो हायरिंग आती है हम अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं। और अगर मैं IFRS और US गैप की बात करूँ, सो दीज आर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS 140 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो यूज हो रहा है। FP&A के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिग 4 में जाते हो तो वो भी IFRS पूछते हैं। इवन जो अभी बच्चा सिलेक्ट हुआ था उससे पहले जो इंटरव्यू में पूछा गया था जो जेनपेक में था कि आप ग्लोबल अकाउंटिंग देखते हो, आंसर इज यस, वो यही ग्लोबल अकाउंटिंग पे आप काम करने वाले हो। सो इसके अंदर जो हम स्टैंडर्ड कवर करने वाले जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसी का ही हमने प्रैक्टिकल देखना है। अगर मैं IFRS की बात करूँ, जिसे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, तो IS1, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होता है, कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। और इसी को हम US गैप के अंदर कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 205, जहाँ पे हमें किस तरीके से P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी को जो है वो हमें प्रेजेंट करना होता है। IA7, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन ये भी है, FP&A में जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो कैश फ्लो होता है वो 3 तरीके से होता है, या तो हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे वेंडर की जिससे हमने सामान खरीदा है, या कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा होगा, तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा या लोन ले रखा होगा वो इन्वेस्टिंग में आता है हमारे पास। और जहाँ पे हम सॉरी फाइनेंसिंग में आता है हमारे पास। और जहाँ पे हम जो भी हमारे जो है हमने एसेट को बाय कर रखा होगा या उसे राइट ऑफ करेंगे, वो हमारा इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। यानी कि इसके अंदर AP भी आएगा,
आर भी आएगा, आर टू आर भी आएगा, एसेट भी आएगा, तब आपकी ये कैश फ्लो जो है वो बनेगी। सिमिलरली इसी कैश फ्लो को हम यूएस गैप के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 230 कहते हैं। आईएफआरएस 15 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, जो एआर से रिलेटेड होता है। जब हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो हमारी रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज होती है, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोडिफिकेशन के साथ कंपेयर करें 606। आईएफआरएस 15 दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपसे आजकल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, जो लीज अकाउंटिंग है, जिसे हम 842 एएससी के अंदर कवर करते हैं। आईएस 16 दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसे आप फिक्स एसेट कहते हो, ये फिक्स एसेट ए 360 के अंदर कवर होता है यूएस कैप में। इंटेंजिबल एसेट जो होता है वो आईएस 38 के अंदर आता है, जिसमें एमोटाइजेशन शीट बनती है, जो एएससी 350 के अंदर जो है वो कवर होता है। तो यही सारी चीजें आपसे ग्लोबल अकाउंटिंग की इंटरव्यू में जो है वो पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे, ये ओल्ड वर्जन होता था। जैसे बनाते थे इनकम ये है, एक्सपेंस ये है, यहाँ पे आपने अमाउंट किया, उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं, सॉरी जो नेट प्रॉफिट आता है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन अर्निंग में। लेकिन अब जो बनती है आईएफआरएस से यूएस गैप के अकॉर्डिंग, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना है। इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपेक्स क्या होते हैं, कैपेक्स क्या होते हैं, पीएटी क्या होता है, पीबीटी क्या होता है, और जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में तो क्या एंट्री होती है, डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री होती है। ये सारी चीजें आपसे जो है वो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। एसएपी से रिलेटेड अब हम बात करें तो एसएपी पे आप जो काम करने वाले हो वो एसएपी एस फोर हाना पे काम करने वाले हो। और एसएपी एस फोर हाना के अंदर भी जो मॉड्यूल होंगे, 3 मॉड्यूल पे हम काम करेंगे, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, यहीं से आपके प्रोफाइल बनते हैं अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग जिसे आर टू आर कहते हैं, एसेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। सबसे ज्यादा इन तीनों मॉड्यूल का ही इसके अंदर रोल होता है। तो आप ये मत सोचना कि मैं एक मॉड्यूल सीखने आया हूँ जिसे एसएपी की नॉलेज है, वो ये 3 मॉड्यूल यहाँ पे सीखने के लिए अल्टीमेटली आया है। तभी यहाँ से इतने सारे बच्चों की प्लेसमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं है, डाइवर्सिफाई है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो है आप मार्केट में ग्रैब कर सकते हो, तभी आप इतने सारे बच्चे ज्वाइन करते हो। क्योंकि अगर मैं लास्ट बैच की भी बात करूं, उसमें 280 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। आपके बैच की बात करूं जो अभी स्टार्ट होना है, उसमें 60 बच्चों ने पहले ही एडमिशन जो है वो ले रखा है। तो हर बैच में इतने 200+ बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं। एक ये डाउट भी बहुत आता है कि एसएपी कंसल्टेंट क्या होता है। लाइक आई एम एसएपी कंसल्टेंट, मेरी सर्टिफिकेशन, मैंने एसएपी कंसल्टेंट केपीएमजी में काम किया है, सेपिएंट में काम किया है, पुब्लिसिस में काम किया है, तो वह मैंने कंसल्टेंट काम किया है। सो बच्चों को ये बड़ा डाउट होता है कि सर हम यहाँ पे एंड यूजर सीखेंगे या फिर हम डायरेक्ट कंसल्टेंट बनेंगे। पहली चीज, आप लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले हो वो एंड यूजर लेने वाले हो। कोई भी फ्रेशर हो या जिसे 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो, वो डायरेक्टली कंसल्टेंट नहीं बन सकता। पहले उसकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, मेरी भी हुई। मैंने वर्लपूल में काम किया, सैमसंग में वर्क किया, मैंने एज अ एंड यूजर ही काम किया, जहाँ पे मैंने अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, मंथ एंड रिपोर्टिंग, इन सब पे काम किया। सो एंड यूजर वो होता है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करता। लाइक ये सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, आपको इसके अंदर एंट्री करनी होती है। लाइक योर मोबाइल फोन आपका रेडीमेड है, आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, कॉल कर रहे हो, ऐप डाउनलोड कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, इट मीन यू आर अ यूजर। सेम जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई एसेट है उसे हम यहाँ पे खरीदेंगे, अगर एसेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कोई इनवाइस आई, उस इनवाइस को हम जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। इट मींस यू आर एन एंड यूजर। सो एंड यूजर के अंदर भी अभी आप देखोगे तो अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हमने जो है वो कवर करनी है। और जब आपको इनकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, जब आप 2-3 कंपनीज में काम कर लोगे, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, सो आप बन सकते हो पावर यूजर। पावर यूजर जिसे इन डेप्थ नॉलेज होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे जब 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, तब मैं पावर यूजर था, मुझे इन डेप्थ नॉलेज थी जो है एसएपी की। और उसके बाद मेरी जर्नी बहुत इजी हो गई, क्योंकि मैंने एसएपी कंसल्टेंट का सेकंड अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू क्लियर कर लिया। लास्ट जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी तब मेरा 28 लाख का पैकेज था। उसके बाद अभी जो मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट क्या कंप्लीट किया 6 मंथ का, वो 60 LPA का था। तो यहाँ पे कंसल्टेंट की काफी डिमांड है, स्पेशली उनकी जो मल्टी फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, जिन्हें एफआई की भी नॉलेज हो, सीओ की भी नॉलेज हो, एमएम की भी नॉलेज हो और एसटी की भी नॉलेज हो। तो मेरी सर्टिफिकेशन एफआई, एमएम और एसटी में है। तो कंसल्टेंट वो बन सकता है जिसे इन डेप्थ नॉलेज हो, प्रैक्टिकली काम करके आया हो, तब आपके लिए इजी होता है। लेकिन आज की डेट में सब, क्योंकि और इसमें भी एंट्री कंपैरेटिवली काफी टफ होती है, लेकिन इसी का सब्स्टिट्यूट है आज की डेट में एफपीएनए।
अगर आप एफपीएनए के प्रोफाइल में जाते हो, ये भी आपके पैकेज को काफी अच्छा बूस्ट कर देता है। ये भी आपके पैकेज को एक अच्छे लेवल पे जो है वो लेकर जाता है। वो इसका सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि कंसल्टेंट में इतना इजीली एंट्री नहीं होती। हाँ, अगर आप एपी या R2R सीख लोगे, आगे चल के अपने जो कम्युनिकेशन पे काम कर लोगे, मास्टर्स डिग्री है, तो आप एफपीएनए के रोल के लिए जो है वो जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं एक्सेल की बात करूं, तो एक्सेल के अंदर भी हम एंड टू एंड सारी चीजें कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक एक्सेल टू एडवांस्ड एक्सेल। ये सारी चीजें हम जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये सारा उसका कंटेंट है, इसके अंदर सारी हम रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी जो है वो भी हम कवर करेंगे। उस सिमिलर एक्सेल से ही सिमिलर पावर बीआई होता है। पावर बीआई के अंदर हम डैशबोर्ड बनाएंगे, लेकिन स्पेशली ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग वालों के लिए होता है। एफपीएनए वालों के लिए जो है वो होता है, जिसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या एनालिसिस करते हैं, उसके लिए ये वाला प्रोफाइल जो है, जो पावर बीआई का यूज है वो होता है। ना ही एपी के लिए यूज होता है, ना ही एआर के लिए यूज होता है, ना ही R2R के लिए यूज होता है। और जब आप ये सारी चीजें कवर अप करोगे, क्योंकि एक एक चीज को मैं प्रैक्टिकली भी यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। अगर आप इसके बाद जब ये सारी चीजें करोगे, तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, यानी कि आपको एचआर राउंड किस तरीके से देना है, टेक्निकल जो है क्वेश्चंस वो कौन से होंगे, वो सारी चीजों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। क्योंकि मेजोरिटी केसेस में 80%, 90%, 95% जो है आपसे इससे रिलेटेड ही इंटरव्यू के अंदर जो है वो पूछा जाएगा। जो भी आप अगर नोट्स भी देखोगे, नोट्स के अंदर सारी चीजें विद इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें मिलेंगी। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो जब हम खत्म करेंगे सारी चीजों को, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यही आपसे इंटरव्यू में जो है पूछे जाने हैं। और जो कंपनीज के अंदर राउंड होते हैं वो 2 राउंड होते हैं, एक एचआर राउंड और एक टेक्निकल राउंड। और प्रिपरेशन आपको यहीं से टीम करवाएगी, आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। और मॉक इंटरव्यूज के बाद जो है फाइनल इंटरव्यू, यानी कि कंपनी के अंदर इंटरव्यू होंगे। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हुआ है उसी के इंटीमेशन आ जाएगी, जो जो रेडी है वो अपना जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो 6,000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड है। मिनिमम पैकेज 2.5 से लेकर 18.5 एलपीए तक पे है, प्लेस्ड है। मेजोरिटी केसेस में इंडिया में जो काम आता है वो यूएस से आता है, तो नाइट शिफ्ट आपको मिल सकती है। जितने भी ऑफर लेटर है हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल है। कंपनी कैब प्रोवाइड करवाती है, 30 किलोमीटर तक प्रोवाइड करवाती है, 40 किलोमीटर तक। अदरवाइज आपको रीलोकेट होना जो है, रिलोकेट होना पड़ता है उस नियर बाय लोकेशन के लिए। ठीक है। जो एसएपी की डिमांड हो या फिर इस पूरे कोर्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो प्लेस्ड होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, क्या कोई 100% गारंटी है? आंसर इज नो। अगर कोई आपसे ये कह रहा है इंस्टीट्यूट की मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपकी जॉब लग जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने बच्चे 10,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से ट्रेंड है, 6,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से प्लेस्ड है। कोई जॉब गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो जॉब डिपेंड करती है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है स्किल्स के ऊपर, और मार्केट में जॉब है या नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स है और मार्केट में आपकी जॉब है, तो और आप इंटरव्यूज दे रहे हो, आप इजीली क्रैक कर लोगे। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, स्पोकन पार्ट होगा, उतनी इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे बच्चे भी होंगे जो तीन तीन कंपनी से ऑफर लेटर लेके आ जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि इसमें जो है आपको जाना है। और इनमें से किसी की भी अगर मिसिंग हुई कोई भी चीज, तो अगर आपके पास स्किल्स है, मार्केट में जॉब नहीं, जैसे बीच में ट्रम्प ने टैरिफ लगा के कर दिया था, तब बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे। ऑल द मार्केट बहुत ज्यादा स्टेबल है। या फिर मार्केट में जॉब है, आपको एपीआर R2R एफपीएनए की नॉलेज नहीं है, तब भी आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको जॉब गारंटी लेता लगवा दूंगा, कोई नहीं लगवा सकता। आज की डेट में इंटरव्यू का लेवल बहुत ज्यादा टफ है। हम आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी सीवी मार्केट में फ्लॉट करते हैं, ताकि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा आ सके और आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर सको। ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा फीस के रिगार्डिंग की फीस कितनी है। अगर मैं इस पूरे कोर्स की फीस की बात करूं, तो विच इज फिक्स 15,000 फ्लैट हमारी जो है वो फीस है सभी के लिए। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं कि किसी से 15 ले रहे हो, किसी से 20 ले रहे हो, किसी से 25 ले रहे हो। नहीं, फीस फीस इज वेरी स्ट्रिक्ट। आपकी नहीं, पिछले जो 10,000 बच्चे थे, हर बैच के अंदर फीस जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, ताकि बच्चे अगर डिस्क्लोज भी करे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हायरिंग प्रोसेस की बात करूं तो यस, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसका पैकेज मिनिमम 2.5 लाख जाएगा। एक्सपीरियंस है तो उसे जो है 30 to 40% हाइक मिलेगा। लेकिन अगर वो एफपीएनए में जा रहा है तो हाइक जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उस लेवल की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, तो अभी जो वर्चुअल वॉक इन जो चल रहे हैं, EXL में वॉक इन चल रहा है, वहाँ पे आपको देना है। जनपैक में भी वॉक इन चल रहा है। JLL, HCL, WNS आज की डेट में सबसे ज्यादा वॉक इन चलते हैं। वर्चुअल जो है वो कंपनी कंपनी जो में जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। हायरिंग जो है वो स्किल्ड फ्रेशर
फ्रेशर की है या एक्सपीरियंस की है, अगर आपको सिर्फ मैंने बीकॉम कर रखा है जॉब लग जाएगी, आंसर इज नो, नहीं लगेगी। अगर जब तक आपको एसएपी एस4 की नॉलेज नहीं है, एक्सेल की नॉलेज नहीं है, एमआईएस रिपोर्टिंग की नॉलेज नहीं है, पावर बीआई की नॉलेज नहीं है, तब तक आपकी जॉब लगने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तभी यही रीजन है बच्चे इतने ज्यादा जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे इस हमारे यहाँ पे एक बैच में होते हैं, यानी कि एट प्रेजेंट जो होते हैं एटलीस्ट 600 to 700 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट बैचेस के अंदर। और यहाँ पे प्लेसमेंट इतनी क्यों हो जाती है? क्योंकि एक एक बच्चे के अंदर पूरी टीम काम कर रही होती है, यानी कि इंक्वायरी टीम जिससे आप कनेक्ट करोगे अपने एडमिशन से रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है नोट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते, अपने रिक्वायरमेंट को जो है बता सकते हो, वो लोग फुलफिल करेंगे। मेरे पास आप 2 से 3 महीने तक रहते हो। मेरा काम होता है बेस्ट टू बेस्ट, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ इन टर्म्स ऑफ एसएपी एस/4HANA, एक्सेल, पावर बीआई, आईएफआरएस, यूएस गैप और एफपीएनए। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ भी प्रोफेशनल टीम है, वो लोग आपके मॉक इंटरव्यूज देते हैं जो ऑलरेडी एमएनसी के अंदर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आपका प्लेसमेंट वाला पार्ट आता है कि आपके प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं, सीवी मार्केट में फ्लोट होता है, जहां भी अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे आपको रिक्रूटर जो है वो रीच आउट करता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है हायरिंग नहीं भी चल रही होती, जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है पिछले लास्ट 2 मंथ से। कई बार ऐसा भी होता है बीच में ब्रेक भी आ जाता है, सो आपको उसके लिए फिर वेट करना पड़ता है जब हायरिंग आ रही है, लेकिन अभी नॉर्मली चलती है। और उसके लिए आपको जो है मॉक क्लियर करना पड़ता है, मॉक जब क्लियर करोगे तो सीवी जो है वो भी टीम आपकी प्रिपेयर करेगी। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपसे कोई रिकॉर्डिंग स्किप भी हो जाती है, मिस भी हो जाती है, आप अवेलेबल नहीं है, वो आपके पास एप्लीकेशन के थ्रू आ जाती है। एप्लीकेशन अगर एंड्रॉयड फोन है तो उसकी यूनिक एप्लीकेशन है, अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस एप्लीकेशन है। नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक के थ्रू शेयर किए जाते हैं, जो आपके जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये जो एसएपी का एक्सेस, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस होता है, वो आपके पास 4 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, ऑल दो 4 मंथ्स कह के भी हम 5 मंथ्स तक प्रोवाइड करते हैं, जो उसके बाद एक्सटेंडेबल नहीं होता, क्योंकि हमें सर्वर को डंप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। आप जो काम करोगे वो एसएपी एस/4HANA पे करोगे। और ये जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, जो मोबाइल के ऊपर जो है, मोबाइल हमारी एप्लीकेशन जो होती है उसमें अवेलेबल होती है, जिसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। 1 साल तक कभी भी आप उसे इजीली वॉच कर सकते हो। और आपने जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उन्हें पता ही होगा उनके जो है एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग आपको देखनी होती है। और जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपके सारे क्वेश्चंस भी लूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट भी हमारे एंड से इशू किया जाता है। सो दिस इज अ एंड टू एंड, मैंने आपको बताया क्या हमारा कोर्स कंटेंट होने वाला है। बाकी अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो यस, वी आर अवेलेबल ऑन गूगल, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जस्ट चैट, हर जगह आपको हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। ऐप की बात करूँ तो हमारे ऐप के जो डाउनलोड है सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर जो है वो 10,000 प्लस हमारे ऐप के जो है वो डाउनलोड है। सो ये तो रहा सारा कुछ जो मैंने आपको एंड टू एंड ब्रीफ किया। अब आती है क्वेश्चन की बारी। अब देखो, सबसे पहले अनीश ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सैटरडे को कंसोलिडेट की क्लास होगी और संडे को ग्लोबल। आंसर इज नो, दोनों क्लासेस इकट्ठी चलती है। 1.5 आवर की क्लास कंसोलिडेट की होती है, 1.5 आवर की क्लास जो है वो ग्लोबल फाइनेंस की होती है। संडे को बस एडिशनली आपको एसएपी सीखना होता है। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, क्या एआई इफेक्ट कर रहा है मार्केट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एआई का कोई रोल ही नहीं है हमारे वाले प्रोफाइल में। हमारा प्रोफाइल ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एआई भी उसे नहीं कर सकता। सो एआई का जो बीच में हवा भी बनी थी, जो बैलून भी था, वो एज सच कोई भी मार्केट में काम नहीं कर रहा। कोई, मैंने एक बच्चा ये नहीं सुना कि एआई आते ही वो उसकी नौकरी चली गई हो। कोई भी मार्केट में नहीं है। मार्केट में इतने आज की डेट में डिमांड है, स्पेशली एफपीएनए में, कि कैंडिडेट्स ही नहीं है, R2R के कैंडिडेट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। अभी मेरी एक कंपनी के अंदर जो हम बात करने के लिए गए थे, टाई अप के लिए गए थे, उन्होंने कहा हमें R2R के कैंडिडेट्स हो, हमारे पास ही कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें नॉलेज होती है वो इजीली प्लेस्ड होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो बेचारा स्ट्रगल करता है। फ्रेशर को पावर बीआई की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एसएपी एस/4HANA और एक्सेल जो है उसके लिए सफिशिएंट होता है, अनु। ठीक है। उसके बाद क्या एक ही प्राइस में हम लोग? तो बिल्कुल एक ही प्राइस इज फिक्स फॉर एवरीवन, 15,000 है। आप रियलमी से आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, सो 15,000 इज द फीस। इसके अंदर आप चाहो दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप चाहो एक क्लास हो। मुझे आपको दोनों सिखाना है, दोनों की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी है, दोनों के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं। आपकी कॉल, आप जो सीखना चाहो आप उसमें से सीख सकते हो। सारी चीजें आपके पास जो है 1 साल तक वर्क रहेगी। आई एम फ्रॉम मुंबई, विल आई गेट द प्लेसमेंट इन मुंबई बेस्ड कंपनी? देखो, डिपेंड करता है। जब हम प्लेसमेंट वाले पार्ट में जाएंगे, ऑल दो मुंबई हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, इंदौर हो, हर जगह से बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो हम जो है आपकी स्पेसिफिक लोकेशन भी एंटर करके देखते हैं। अगर वहाँ पे नेचुरली अगर हायरिंग होगी तो रीच आउट करोगी। वैसे हायरिंग है, क्योंकि काफी बच्चे जो है यहाँ पे एनरोल मुंबई से भी करते हैं।
ठीक है। उसके बाद यूएस टैक्सेशन मैंने बताया कि नहीं कवर होगा। और इसके अलावा विनय ने पूछा कि अच्छा विनय, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें भी बताई जाएंगी, लाइक कस्टम ड्यूटी एंड एक्सचेंज। देखो हर कंपनी इंपोर्ट नहीं करते, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। हम जो मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा वो कैलेवे गोल्फ की होगी। कैलेवे गोल्फ का एक ट्रेडिंग कंपनी है, फॉरेन से इंपोर्ट करती है और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। सो वो जो फॉरेन से इंपोर्ट करती है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस लगते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली अगर आप कहोगे तो जरूर बता दूंगा कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसएपी एस4 हाना और फ्यूरी। जैसे मैंने बताया दोनों में डिमांड क्या है, एसएपी एस4 हाना ऑन प्रीमाइज सर्वर है, फ्यूरी जो है उससे इंटरकनेक्टेड होता है, जो क्लाउड सर्वर है। ठीक है। और उसके बाद आपने पूछा बैंक रिकंसलेशन, यस हम कवर करेंगे। और P2P में आती है वो, P2P और R2R में दोनों में आती है, आजकल दोनों से ही वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में उसने पूछा कि अभिषेक ने, सर मैंने जनपैक में एपी में आफ्टर 6 मंथ्स लेफ्ट कर दी थी 2020 में, सो विल इट इफेक्ट फॉर मी टू अगेन इन एपी? नहीं, ऐसा देखो अभी तो रिसेंटली आपने ज्वाइन करी है, कई बार करियर ब्रेक भी आ जाते हैं एग्जाम्स की वजह से। ठीक है। तो अगर आपको एंड टू एंड नॉलेज है और रादर देन एपी पे फोकस करने से बेटर है R2R में भी फोकस करना, ताकि आपको एंट्री ज्यादा मिल जाए। R2R में कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। श्रवण, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए लेकिन आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ। अगर हम ओनली एसएपी करें तो मिनिमम कितनी सैलरी होती है? देखो फ्रेशर की मैंने सैलरी बताई, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो सोनो तो आपकी जो सैलरी जाती है वो 20 to 25 के जाती है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है। कन्हैया ने पूछा क्या बीसीए वाले भी कर सकते हैं? कन्हैया, इसके लिए आपको हमारी जो इंक्वायरी टीम है उसको रीच आउट करना पड़ेगा, वो आपको जो है इसका आंसर कर देगी। डू वी लर्न R2R along with ग्लोबल फाइनेंस? यस, क्यों ग्लोबल फाइनेंस के अंदर ये R2R आता है, उसी में ग्लोबल अकाउंटिंग आप लोगों से पूछी जाती है। इसका जो क्लास की ड्यूरेशन होती है वो 1.5 आवर्स होती है। आपको पूरी 3 आवर्स की क्लास लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सौरभ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर विल यू प्लीज गाइड मी VBX ऑटोमेशन? नहीं, ऐसा कोई जो है ऑटोमेशन की VBX का नहीं आ रहा। ठीक है। आप ऑडिट में हो, आप R2R के अंदर जाओ, सफिशिएंट है, वही सारी चीजें आप लोगों से जो है वो पूछी जाएंगी। ठीक है। सोनू ने कहा मैं पिछले साल से सेल्स में हूँ तो भी आपकी सैलरी 45 की है, तो आराम से आप आगे चल के जो है R2R सीख के करियर को बूस्ट कर सकते हो। मेक श्योर आपका जो कम्युनिकेशन है वो अप टू द मार्क जो है वो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरपाल ने पूछा आफ्टर कोर्स कंप्लीशन टिल व्हेन वी यूज द रिकॉर्डिंग, 1 साल के लिए जो है वो आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। सैटरडे को जो क्लास होती है वो एसएपी की होती है, जिसमें 1.5 आवर की क्लास आपकी कंसोलिडेट की, 1.5 आवर की क्लास आपके ग्लोबल फाइनेंस की, लेकिन संडे को ऐड ऑन हो जाता है जिसके अंदर हम एक्सेल जो है वो कवर करते हैं। उसके बाद एक एफपीएनए इस कोर्स में कवर होगा ना? सर बिल्कुल एफपीएनए होगा, लेकिन फ्रेशर के लिए एफपीएनए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रेशर के लिए जाना है तो कंसोलिडेट के लिए आप जाओ। ठीक है। दोनों प्रोग्राम की अलग से फीस नहीं है। ठीक है। दोनों प्रोग्राम की एक ही फीस है 15 के, हम दोनों ही आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी कॉल है, आपको क्या करना है। बिल्कुल इन्वेंट्री जय बिल्कुल करेंगे, जय इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे, उसका प्रोसेस करेगा, क्योंकि मटेरियल इन भी होगा और मटेरियल आउट भी जो है वो होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्लास कब से होगी? 15 अगस्त से। 15 को ऑफ होगा तो 16 से होगी। उसके बाद इसने पूछा एफपीएनए के लिए प्रोफेशनल डिग्री मैंडेटरी? एफपीएनए के लिए एमबीए इन फाइनेंस या फिर सीए सीएमए या फिर एसीसीए मैंडेट रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो जाता है, लेकिन कई कंपनीज ये मैंडेट कर देती है। सर अकाउंटिंग एंट्री भूल गए हैं, जनरल एंट्री में क्या कर सकता हूँ? वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको, अभिषेक बिल्कुल फोकस करना है जो भी चीजें यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है। बीसीए वालों के लिए आपको मैम से रीच आउट करना पड़ेगा। अमरीश एमएनसी के लिए रेफरेंस भी देंगे। देखो एमएन जब आपके प्रोफाइल क्रिएट होंगे ना, हमसे पहले आपको एचआर खुद रीच आउट करेगी। ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अप टू द मार्क है, R2R के लिए प्लान कर रहे हो अमरीश, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रभात करते हैं एसएपी जूल। एसएपी जूल अभी आया है, हर कंपनी यूज नहीं कर रही। हर अपना जो सॉफ्टवेयर है उसका जो अपना एक एआई होता है, एक्सेल के अंदर जो होता है वो को पायलट होता है। सिमिलरली एसएपी का एसएपी जूल है, कुछ नहीं है, टी कोड की जगह अगर आप वहाँ पे कुछ उसे टाइप कर दोगे तो वो रिपोर्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और इससे ज्यादा उसका एज सच अभी कोई रूल जो है वो नहीं है। मैं शुभम ने कहा मैं फ्रेशर हूँ, 1 ईयर का गैप है मेरी डिग्री, आफ्टर माई डिग्री विल इट इफेक्ट माई इंटरव्यू? देखो पहले डिग्री, अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ गई है तो अभी आप कर सकते हो। डिग्री आने में अगर 1 या 2 महीने है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो है जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा आपके पास डिग्री जो है वो आ जाएगी। ठीक है। नहीं बिल्कुल देखो सौरभ, आप बिल्कुल R2R हम बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे और एक्सेल भी स्क्रैच से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके लिए जा सकते हो क्योंकि इसी में ही आपको पैकेज जो है वो मिलेगा। ऋतिक ने कहा सर एमकॉम हूँ एंड वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव फॉर 1.5 ईयर्स। ठीक है। एफपीएनए के लिए जा सकता हूँ अगेन ऋतिक, अभी आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस है, पहले आप R2R सीखो। अगर आपको लगता है R2R, क्योंकि एफपीएनए में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे चाहिए, अगर आपको लगता है कि R2R में पहली चीज तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी,
अगर आपको फ्री भी लगता है, एफपीएन है तो मैं सभी को ही सिखाऊंगा, जिसने ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है, तो आप ज्वाइन करके आराम से उसे सीख सकते हो। फ्रेशर को बस एपी एंड एआर पे ही फोकस करना है। फ्रेशर हो तो किसी का कम्युनिकेशन भी एवरेज है तो एपी भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। इस में पॉसिबल देखो, अभी आप सरबजीत ने कहा कि आप जो इंश्योरेंस में हो, तो बिल्कुल आप जो सीखोगे यहाँ पे वही एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि इस तरीके से आपके सीवी के अंदर चेंजेस करने हैं। 3 years of experience in R2R is a master degree required for FPN है। देखो जनरली कंपनी विशाल जो है कई बार जो है मास्टर डिग्री मैंडेट कर देते हैं, ऑल्दो वो जो है हायर करती है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट है सर, करियर गैप है, हेल्थ इश्यूज की वजह से 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हूँ, हायरिंग तो चलती रहती है हर किसी के लिए। अलका P2 प्रोफाइल प्रोफाइल में हम किस प्रोफाइल में स्विच कर सकते हैं? 4 ईयर R2R में जाओ अलका, R2R में आप कर सकते हो। ठीक है। 3 years एक्सपीरियंस इन R2R FPNA में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? डिपेंड करता है गीत आपके करंट सीटीसी के ऊपर। ठीक है, जो करंट सीटीसी होगा वो जब मार्केट में जाओगे कम्युनिकेशन स्किल कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। उन्होंने एवरेज कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं लास्ट बैच में? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेदांश ने पूछा। कोई एज सच नहीं होता हमारे पास रिकॉर्ड, क्योंकि जनरली बच्चा वर्किंग होता है, वर्किंग बच्चा इजीली प्लेस्ड हो जाता है, वो कई बार हमें बताता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से ये है कि जो बच्चा सिंसियर एफर्ट करता है वो प्लेस्ड होगा ही होगा, क्योंकि जो सपोर्ट हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं पूरे पैन इंडिया लेवल पे कोई नहीं देखता। मेरा पैकेज 15 लाख का है, बीआरएस देख रहा हूँ एफपीएनए में, ये कितना इफेक्ट करेगा, कितना इफेक्ट होगा, कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? वो तो देखो जब आप जाओगे राकेश मार्केट के अंदर एफपीएनए प्रोफाइल को कैरी करके, वो तब पता चलेगा, क्योंकि अभी आपका प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सो अभी मैं भी ये नहीं कह सकता। ठीक है, तो जब हम मार्केट में जाएंगे तब हमें पता चलेगा। उसके बाद नेहा ने कहा क्लासेस कब से होगी? 16 से होगी नेहा, और सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस के लिए एसएपी का एक्सेस मिलेगा जो आपको 4 मंथ्स के लिए आपके पास होगा। बीटेक किए हुए हैं एमडीएम एंड O2C में, कैशअप में हो सब, प्लीज कोई कोर्स इसके लिए तो आपको मैम से इंक्वायर करना पड़ेगा, वो बताएंगी। आई एम वर्किंग इन इंडियन अकाउंटिंग फॉर मोर देन 12 years, विच वन इज बेस्ट फॉर मी? तो आप अकुल आप R2R के बाद लिए जाओ, R2R के बाद आप एफपीएनए भी सीखना। बीकॉम एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए? R2R के लिए जाइए जितेन, मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन जो है वो अप टू द मार्क जो है वो होने चाहिए। वेंडर की डिटेल्स ऑलरेडी कंपनी सिस्टम में सेव होगी, बिल्कुल ऑलरेडी आपको ऑल तो सिखाया भी जाएगा वेंडर कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है। एज लिमिट मैटर करती है, तो ये डिपेंड करता है। एज लिमिट यस कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर आप कहो कि मैं 40 years का हूँ, 38 years का हूँ, ऑल्दो हमारे यहाँ से 34 35 तक के बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इनवॉइस प्रोसेसिंग में हम एंड टू एंड सारी चीजें तुषार जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है। आपने एमबीए की है, 7 years का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग एंड फिनेंस में, कौन से प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए? 7 years का एक्सपीरियंस है तो R2R, साथ में एफपीएनए के लिए आपको जो है वो जाना चाहिए। उसके बाद एफपीएन ने ज्वाइन करना है, लेकिन एमबीए डिग्री नहीं है, हो सकता है कंपनी अगर एक्सपीरियंस है आपको हायर करे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है। इसके बाद 7 years का एक्सपीरियंस है P2P में, इनवाइसिंग एंड पेमेंट में, बैंक रिकंसिलेशन, जेई आर्किव कैश, आप जो है बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, आप आराम से जो एफपीएनए के प्रोफाइल के लिए जाओ। बिल्कुल आप सुदीप जो है इस वाले प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, लेकिन बीकॉम की है, कई बार कंपनी वो जो है ले भी लेती है, और कई कंपनी मैंडेट रिक्वायरमेंट भी जो है वो कर सकती है। बिल्कुल प्रीवियस रिकॉर्डिंग की बैच अगर आपने एनरोल करवा लिया तो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग हमने पहले ही शेयर कर देती है, हर क्लास ऑनलाइन होगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। आई हैव डन लीड जनरेशन इंटर्नशिप इन इन दिस गैप। सर बीकॉम किया था और नाउ 2000 में एमसीए कर रहे हूँ, तो एक बार बीकॉम किया था, बीकॉम के बेसिस पे भी आपका आयुषी जो है वो हो जाएगा, मैम से आप रीच आउट जो है वो कर लेना। टाइमलाइन क्या होती है इंटरव्यू सपोर्ट की? जैसे आपको कोर्स कंप्लीट होता है 2 मंथ्स तक चलता रहता है, ऑल द 2 मंथ्स के अंदर बच्चा जो है वो इजीली जो है प्लेस्ड हो जाता है क्वेश्चन। क्वेरी करने के लिए आपका जो बैच होगा पूरा ओपन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, वॉइस नोट शेयर कर सकते हो, मैं करूंगा। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? सैटरडे नाइट में क्लास की टाइमिंग होगी, और संडे को जो होगी वो मॉर्निंग में क्लास की टाइमिंग जो है होगी। इफ समवन डज एसएपी देन गो फॉर सीएफए, विल बी दैट हेल्पफुल? बिल्कुल हेल्पफुल कर सकता है, ऑल्दो इसके लिए आप एफपीएनए के प्रोफाइल में ले जाओगे, आईएफआरएस यूएस गैप करोगे, इनके भी काफी जो है वो डिमांड है। सॉरी आई एम आस्किंग आउट द अनरिटन, could you please confirm when you are planning to start a new batch of SAP MM के लिए? आपके पास देखो अपडेट आ जाएगा, अभी हमारा ऐसा अपडेट नहीं चल रहा। 5 years का एक्सपीरियंस है एपी में, पहले आप R2R में जाओ प्रशांत, उसके बाद ही आप जाना जो है एफपीएनए के प्रोफाइल के अंदर। मनीष 6 years का गैप है, कंप्लीट करिए फ्रेशर हो मनीष, इसके लिए आप मैम से रीच आउट करना, नंबर आपके पास होगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इस आई एल कन्फर्म R2R वर्क फ्रॉम होम मिलता है? देखो वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आज की डेट में क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चल रही तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करवा रहे हैं या फिर हाइब्रिड चल रहे हैं। एआई से एज सच को है जो
इसके अंदर कोई बुक्स में हो सकता है गई हो, लेकिन एसएपी के अंदर मैंने नहीं सोचा कि वो एआई का जो है कुछ ऐसा जितना बड़ा रोल हो। फ्रेशर के लिए बीबीए की डिग्री चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी, जो है जतिन। नेक्स्ट यश ने पूछा टाइमिंग्स की होगी बैच की। टाइमिंग्स मैंने बता दिया, सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग में होगी क्लास, जैसे आज हो रही है। विल इट इफेक्ट माई इंटरव्यू बाय डिस्टेंस? नहीं, डिस्टेंस लर्निंग परसेंटेज मार्क्स कुछ भी मैटर जो है वो नहीं करते। ठीक है, अगर किसी की एज ज्यादा है और वो टैली पे वर्क कर रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि आपको तो आगे तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा ना। स्टोर जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट क्लास 16 से, एनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अभी एक बच्चा दुबई से ही काम करके आया है, प्रवीण, यहाँ पे, वहां भी आपसे आईएफआरएस और यूएस गैप जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवम कह रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग, जी हम इसके अंदर टीडीएस भी कवर करेंगे, जीएसटी पीएफ ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि कंपनीज में नहीं पूछा जाता। एसएपी का लॉगिन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके पास 4 to 5 मंथ्स के लिए रहता है। पुणे में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, देखो लोकेशन जहां भी आप कहोगे, अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो बिल्कुल आपके पास आएगी। अब आपके पास मास्टर्स नहीं है सरिता, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बेटर है पहले R2R के लिए जाओ। बीबीए करी हुई है डिजिटल मार्केटिंग में, बिल्कुल कर सकते हो बीबीए के बेसिस पे भी आप। I have worked as an international purchase executive for 6 months of working as sales executive. Will I get a hike on my current salary? वो तो डिपेंड करता है जब आप मार्केट में जाओगे, क्यों, अगर हो सकता है वहाँ पे आपको जो है ये वाला इशू है कि आपका जो है करियर आपने बहुत जल्दी स्विच किया है, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। मैं बीए किया, बीए वालों के लिए अभी ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, ये सारे बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए वाले बच्चे हैं। कैन वी गो फॉर एआर और एपी, और वी हैव टू गो फॉर R2R? इफ आई हैव डन 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप R2R के लिए जाओ, अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है। आई हैव ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर्स, रितेश कह रहे 5 ईयर सेल्स में है, रिटेल में 5 ईयर कस्टमर सक्सेस में है, सैस में एंड अकाउंट मैनेजमेंट में। R2R के लिए जाइए रितेश, उसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ जॉब प्लेस वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो अवेलेबल, वो तो डिपेंड करता है, कई कंपनीज प्रोवाइड करती है, कई कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती। रिधिमा, आई हैव अ 5 + 6 experience in air, but my graduation is not in finance or related field. I have done MBA from distance. Can I enter R2R? आप R2R से बेटर है एपी के लिए पहले आप जाओ। ठीक है। बीकॉम ग्रेजुएट हो 2019 में, उसके बाद मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, आर्ट्स में किया हुआ है सॉरी, और जॉब आपने क्विट किया था 2024 में। ठीक है। सो क्या एलिजिबल हो? बिल्कुल अभी आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप कर सकते हो उसके लिए फिर, क्योंकि आपकी जो है आपने जो मास्टर्स कर रखा है वो ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो आपका कॉमर्स में है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। टाइमिंग्स मैंने आपको कंफर्म कर दी, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है नैना आपको, एडवोकेट या सीए के पास आपने काम कर रखा है, तो आप एपी या R2R के प्रोफाइल के लिए जो है वो आप जा सकती हो। ठीक है, तो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ सभी के आंसर के लिए। अली ने कहा कि एसएपी एमएम की लाइव क्लासेस होंगी। ये जो एसएपी भी एपी वाला पार्ट है उसमें एमएम वाला पार्ट भी जो है वो आता है। एजिंग रिपोर्ट बिल्कुल हम बनाएंगे, बेशक वो कस्टमर एजिंग हो या फिर वेंडर एजिंग हो। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बीपीओ में, सपोर्ट सर्विस में, बिल्कुल ये कंसिडर होगा, नहीं फ्रेशर नहीं जाओगे, कंसिडर करवाएंगे इसका आपको। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमएनसी कमर्शियल व्हीकल, 5 ईयर्स इन फाइनेंस एंड एडमिन एग्जीक्यूटिव, हाउ इट इज हेल्पफुल? हाँ बिल्कुल, ये वाला आपको जो है चेतन, आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा, रादर देन आप R2R में जाओ, उसमें अच्छा आपको जो है पैकेज मिल जाएगा। सीएमए यूएस कोर्स विल बी हेल्पफुल इफ एपी इन, देखो अगर आप कोर्स करना भी चाहते हो वो आप थोड़ा अपने एंड पे भी एक्सप्लोर करो, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो आगे एलिजिबल हो एपी R2R के प्रोफाइल में, यानी कि एपी एआर R2R तीनों में कहीं भी जा सकते हो। आई हैव टू, हाँ मिल जाए, आपको कैसे करना है अरुण वो अभी बताया जाएगा जब आप एनरोल्ड हो जाओगे। एडमिशन अभी ओपन ही है, एनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा है। एमबीए 6 लाख का पैकेज है, टेक्निकल प्रोफाइल में सीक्वल लिनक्स, एंड नाउ वी वांट टू एसएपी एफआईसीओ में जाना है, तो कितना पैकेज मिलेगा? आप R2R सीखो वैष्णवी, R2R के बाद एफपीएनए में जाओ, तब आप मार्केट में जाओगे तब पता चलेगा आपको। अभी सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, मुझे एफपीएनए के लिए गोल करना चाहिए, फर्स्ट R2R देन एफपीएनए। नेक्स्ट कह रहे हैं श्रवण, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल एज सीनियर एनालिस्ट डेजिग्नेशन, कैन आई मूव टू? पहले एआर सीखो उसके बाद जो है एफपीएनए के पहले सॉरी R2R सीखो उसके बाद एफपीएनए के प्रोफाइल में आप जाना। ठीक है। वीडियोस लैंग्वेज क्या होगी? वीडियोस की लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जनरली जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल होती है, जैसे आज का सेशन होगा। एसएपी में सारे टी कोड्स बताओगे, इतने टी कोड्स बताएंगे जो मोर देन इनफ जो है वो होंगे। ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स इन डेटा इंजीनियर, कैन यू स्विच टू दिस पोजीशन? डिपेंड करता है, अगर आप बीकॉम या बीबीए हर्षित तो बिल्कुल आप स्विच कर सकते हो अपने करियर को। आई हैव अ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन विप्रो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आप इस और बीएससी प्लस एमबीए फाइनेंस हो तो एक इसके लिए R2R के लिए जा सकते हो, लेकिन बेटर है आप एआर के लिए जाओ, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे वहां पे ज्यादा कंसिडर होते हैं। हरिओम कह रहे हो नॉर्मल कंपनी में जॉब करता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट इन एमएनसी, तो आप एपी करना हरिओम, क्योंकि एपी इजी भी होता है कंपैरेटिवली। फ्रेशर के का कोई एज का कोई इशू नहीं है, तो एज
23 है, तो अभी ऐसा जो है कोई इशू नहीं है, ज्यादा एज नहीं है। प्रॉब्लम करिए वर्किंग इन इंटरनेशनल बैंकिंग प्रोफाइल फॉर लास्ट 2 years इन एमबीए ग्रेजुएट इन एचआर, कैन आई गो फॉर एफपीएनए प्रोफाइल? एफपीएनए से बेटर है पहले आप R2R के लिए जाओ, फिर आप एफपीएनए के अंदर जो है वो जाना। ठीक है। नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं वो अंकित ने पूछा है, क्लास की टाइमिंग क्या होगी? अंकित, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं अकाउंट्स पेबल में वर्क करता हूँ, मुझे नॉलेज गेन करनी है एसएपी ईसीसी जो ओल्डर वर्जन, हम जो काम करेंगे वो एसओ एसएपी S/4HANA पे काम करेंगे, जो हर कंपनीज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। पैकेज एसएपी में, सॉरी, पैकेज 7 LPA का है, तो पहले R2R सीखो और उसके बाद जो है आप एफपीएनए के प्रोफाइल में जाओगे। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, फ्रेशर हूँ। R2R के लिए भी आप बिल्कुल जा सकते हो अगर आपके अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है या फिर कभी आपने वर्क कर रखा है तो। लवदीप कह रहे हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, कंसोलिडेटेड प्रोग्राम में, बिल्कुल कंसोलिडेट करो लवदीप। आई थिंक आपने एनरोल भी करवा रखा है यहाँ पे, तो आराम से जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगी पहले उसे गो थ्रू करो, बाकी मेन क्लासेस में मैं आपको सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लोकनाथ, इफ लाइव क्लासेस मिस, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके पास रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग 1 year तक रहेगी। बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स में, 1 year का बिजी सॉफ्टवेयर पे वर्क एक्सपीरियंस क्या मुझे करना चाहिए? तो देखिए, वो बीए वाले के लिए अगर कम्युनिकेशन शशि अच्छी है तो एआर के प्रोफाइल में जाते हैं। मैंने बीकॉम किया हुआ है और आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस है, 3.5 years का एपी प्रोफाइल मुझे जाना चाहिए, तो बीकॉम का रखा है, 3.5 years का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद जो है आप R2R के प्रोफाइल में भी जा सकते हो, अगर कम्युनिकेशन वीक है तो एपी में जा सकते हो। ठीक है। क्या आप जो है प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाते हो? सारी प्लेसमेंट आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देखो, सारी पोस्ट जो है वो वहाँ पे डली हुई है, वहाँ पे आप जाके सारी चीजें देख सकते हो। यूट्यूब पे भी सारे ऑफर लेटर, सारी चीजें वहाँ पे भी अवेलेबल है। फ्रेशर के लिए बीबीए की डिग्री चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी फ्रेशर के लिए डिग्री आपकी। और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। एसएपी में कंपनी कौन से वर्जन पे काम करते हैं? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। दीपचंद कह रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन एमएनसी विद एक्सपीरियंस ऑफ 6 to 7 years इन एआर, हाउ कैन आई गेट R2R? में आप जा सकते हो, एज ज्यादा नहीं है, यू आर फ्रॉम जयपुर, सो R2R के साथ एफपीएनए सीखना, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। रिमोट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जब हम मार्केट में जाएंगे तब पता चलेगा। प्रवीण कह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, प्रवीण शर्मा फ्रॉम सीकरी, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एआर बट देन यू गिव मी 2 years एक्सपीरियंस इन R2R, हाउ सैलरी? देखो, जब मार्केट में जाएंगे प्रवीण तब पता चलेगा कि कितनी आपकी जो है सैलरी लगती है। ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर नहीं करते, कोई परसेंटेज मैटर जो है वो नहीं करती। बी कॉम हो, फ्रेशर हो, मूव कर सकते हो R2R में, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग। मेरे पास 3 years का एक्सपीरियंस है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। आदित्य कह रहे हैं बी कॉम है, कंप्लीट हुई है, मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए? ऑलरेडी अकाउंट्स में हो, 30 के साउथ आपकी सैलरी है, तो R2R के लिए जाओ, R2R पे ही आपको अच्छा हाइक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल दो सिमिलर क्वेश्चन काफी बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है। पुनीत क्या कह रहे हैं, आई एम डूइंग एज एन फीको इंटर्नशिप इन अ कंपनी, कैन यू हेल्प इन योर क्लासेस टू गेट? बिल्कुल, यहाँ से जॉब आप करोगे तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बी कॉम ग्रेजुएट हूँ बट 2 years का एक्सपीरियंस है बैकएंड जॉब में, बिल्कुल आपका नहीं, फ्रेशर नहीं जाओगे, ये एक्सपीरियंस जो है वो आपका काउंट होगा। असद कह रहे हैं 4 years का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव एली प्राइम पे। असद, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे जा सकते हो। एमबीए कर रखा हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एपी में जाऊँ मोहसिन, लेकिन साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि अभी आपकी एमबीए जो है वो चल रही है। सर, आई हैव डन बीकॉम एमबीए फिनेंस एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, बिल्कुल R2R के लिए जा सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे आपके जो आंसर थे वो मैंने सारे रिप्लाई कर दिए हैं। ठीक है। और बाकी आपको कोई भी अगर जो है डाउट होता है, आप जो है मैम से रीच आउट कर सकते हो। अलका ने कहा कि मुझे एफपीएनए में जा सकती हूँ, 4 years का एक्सपीरियंस है। अलका, बेटर है पहले R2R के लिए जाओ, उसके बाद एफपीएनए के लिए जाना। ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है आप, इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होंगी, एवरेज कम्युनिकेशन जो है आपके, देखो वहां जाके आप हिंदी बोलो, लेकिन बट इंटरव्यू आपके सारे जो है वो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन एपी में जाओगे तो इंटरव्यू कंपैरेटिवली ये इजी होते हैं, AR R2R के इंटरव्यू कंपैरेटिवली जो है वो टफ होते हैं। विच वर्जन ऑफ एसएपी हाना विल बी वर्क? तो हम जो काम करेंगे एसएपी S/4HANA में करेंगे। ठीक है। अगर किसी को 6 years का एक्सपीरियंस है यूएस हेल्थ केयर के अंदर, तो वो भी R2R के अंदर मूवमेंट ले सकता है, वहां पे आपका जो ये वाला एक्सपीरियंस है वो भी काउंट हो जाता है। आई एम हैंडलिंग बीआरएस प्रोफाइल, सो विच कोर्स आई गो? R2R के लिए जाओ, R2R के बाद एफपीएनए वाला प्रोफाइल है आपका। ठीक है। बीकॉम 2015 में किया है, एमबी 2023 में, 1.5 years का एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस आपको काउंट होगा और इसी के बेसिस पे आप आगे जो है वो जा सकते हो। ठीक है गाइस। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, पावर बीआई इंक्लूडेड? बिल्कुल पावर बीआई इंक्लूडेड है, लेकिन एफपीएनए वालों के लिए ऑल दोस के रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी।
ठीक है गाइस, सो आई होप मैंने काफी सारे आंसर जो है वो कर दिए। फिर भी आप किसी को कोई भी आंसर अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है, आप जो इंक्वायरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी नंबर होगा उनका। ठीक है, ये सेशन आपके पास अभी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास आ जाएगी, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सेशन। सो जब आप एनरोलमेंट करवा लोगे तो मेन क्लासेस में मिलेंगे, जो भी आपके वन ऑन वन वहाँ पे सेशन होंगे उनको जो है वो मैं रिजॉल्व करूंगा। सो अगेन थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।